हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह की सोच में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद। मैं हूँ गजल अशरफ अवान और मेरे साथ मौजूद हैं जी हाँ, मैं हूँ हसनैन लियाकत। गजल, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। तबीयत आपकी ठीक है? तबीयत भी ठीक है, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मौसम की वजह से थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है और आपकी भी अच्छा, लग रही है। आपकी भी डाउन लग रही है? वैसे मेरी तो आपको बोलने पे भी लग रही होगी कि तबीयत बहुत ज्यादा डाउन है। और आज क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है मंडे, बारिशों के हवाले से भी बात होगी, लेकिन जो मुल्क में सबसे बड़ी खबर चल रही है वो कौमी हीरो हमारे ओलंपिक्स की चल रही है। वहां से अरशद नदीम की मुल्क में वापसी की चल रही है। पेरिस ओलंपिक्स की बात की जाए तो गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम आबाई इलाके मियां चन्नू में मौजूद उनकी रिहाइशगाह में पहुंच चुके हैं, जहां पे हजारों लोगों ने कौमी हीरो अरशद नदीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट की आमद के मौके पर इलाके के दाखिली दरवाजों पर खुशामदीद अरशद नदीम के बैनर्स आवेजा किए गए, जबकि अरशद नदीम पर फूलों की पत्तियां नछावर की गई और फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जी हाँ, और इससे पहले पाकिस्तानी हीरो अरशद नदीम लाहौर एयरपोर्ट पर कल जब पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। वफाकी वुज़रा मौजूद थे। शानदार इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर अवाम का एक जम्मे गफीर उमड़ आया था, उनका इस्तकबाल कर रहा था। अरशद नदीम के अहले खाना और अहले मोहल्ला समेत मियां चन्नू से 100 से ज्यादा अफराद भी मुश्तमिल थे। वहां पर काफिला मौजूद था। ढोल की थाप पर जो है वो भंगड़े हो रहे थे और फिर उस तरह जिस तरह वफाकी वुज़रा आए और डबल डेकर बस का एहतमाम किया गया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि उस डबल डेकर बस में उनके अहले खाना और वो खुद भी सवार हुए और उन्होंने हैंड वेव करके तमाम जो उनके मद्दाह थे, जो उनकी फैन फॉलोइंग थी, जहां पर वो उनके फैंस आए हुए थे, उनको हैंड वेव करके उन्होंने उनका जवाब दिया। जी हाँ, और वफाकी वुज़रा की बात जिस तरह आपने की तो मरियम नवाज साहिबा ने उनके लिए एक बस का भी एहतमाम किया। वफाकी वुज़रा रात को उस पहर में वहां पे मौजूद थे जिसमें एहसन इकबाल थे, राना मशहूद थे, शीजा फातिमा थी और उन सब ने अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। हुकूमत पाकिस्तान ने तो बहुत कुछ किया, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से भी अरशद नदीम के लिए डबल डेकर बस का एहतमाम किया गया। लेकिन एक अरशद का जो गिला था कि पाकिस्तान की अवाम उनसे पूछती नहीं है उस तरह से, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में वो जीत के आए तो उसके बाद उनका उस तरह से इस्तकबाल नहीं हुआ। तो उस तरह से उनका इस्तकबाल भी हुआ। और इस दफा अरशद ने जो बात की उसमें यही लगा कि अरशद काफी ज्यादा मोटिवेटेड थे और अरशद ये हमें कहते हुए नजर आए कि अब मैं इससे भी बड़ा जो करके दिखाऊंगा और ज्यादा अच्छी तरीके से आऊंगा और आपको कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन आपको पता है हसनैन कि जब कल वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे तो बहुत से जब वफाकी वुज़रा जैसे आपने बताया तो सब लोग थे, तो जो राना मशहूद है उन्होंने उनके कान में एक सरगोशी की थी। आपको पता है वो पर्ची भी दी थी? हाँ, जिसमें क्या थी बात? हुकूमत के हक में बात था कि आपने पंजाब गवर्नमेंट की तारीफ कर देनी है, फेडरल गवर्नमेंट की तारीफ कर देनी है। ये अल्टीमेटली होता है ऐसा ही होता है। जब एथलीट आपका जा रहा होता है आप उस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते और जब वो अगर जीत के वापस आ जाए तो आप उसको सर पे बैठाते भी हैं। और आपने वो राना मशहूद और जो प्राइम मिनिस्टर की वीडियो थी वो भी देखी होगी, जिसमें राना साहब हमें बताते हुए नजर आए कि सर ये आपका विजन है। तो भाई वो विजन कहाँ पे था जब अरशद नदीम साउथ अफ्रीका में गए, 3 हफ्ते की ट्रेनिंग की? वो विजन कहाँ पे था जब अरशद नदीम के पास जेवलिन थ्रो खरीदने के पैसे नहीं थे? सो अल्टीमेटली जब कोई भी शख्स जीत के आता है तो हमें विजन याद आ जाता है, और जब कोई जीतता नहीं है तो फिर हम उसको भूल जाते हैं। और ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में। लेकिन एक बात जरूर करनी होगी कि अरशद नदीम ने एक ट्रेंड सेट किया है कि क्रिकेट के अलावा भी अगर आप कहीं पे इंडिया को हराते हैं या पूरी दुनिया में नाम रोशन करते हैं तो आपका जिस तरह इस्तकबाल होता है, पाकिस्तानियों ने बता दिया कि अगर आप में दमखम है ना तो पाकिस्तान की, ठीक है क्रिकेट एक पसंदीदा गेम है, लेकिन पाकिस्तान आपका भी इस्तकबाल करेगा, आपको भी सर पे उठाएगा। जी हाँ, उन्होंने बहुत ही मतलब एक बात इस तरह की कि उन्होंने सबके दिल जीत लिए हैं। और आपको पता है कि जिस तरह हसनैन उनके ऊपर इनामात की बौछार हुई है और बहुत सी अब जो फेडरेशंस हैं, जो एसोसिएशंस हैं, वो उनको बहुत से इनामात दे रही हैं और जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी उनके साथ अब काम करने के लिए एग्री हो गई हैं और कह रहे हैं कि हम उनको लेंगे। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी उनके लिए इनामात का ऐलान कर रही हैं, कोई 50 करोड़, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, और साथ ही साथ कोई अकेडमीज बना रहा है। लेकिन ये मुझे लगता है कि एक अच्छा इकदाम है कि उनके नाम से ही चलो मंसूब करके, लेकिन अकेडमीज बन रही हैं। देखिए सुपरस्टार तो वो बन गए। मैं आपको बताऊं कि जब वो अभी ये मुकाबला नहीं जीते थे उनके तकरीबन 100 के फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, और रात को मैं देख रहा था तो वो 800 के समथिंग पे क्रॉस कर चुके हैं। और जब आप इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी सेलिब्रिटी बनते हैं तो आपको पता है फिर आपको कोलैब भी मिलता है, बहुत सारे ब्रांड्स आपके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। लेकिन खैर अरशद नदीम को हमें भूलना नहीं चाहिए। अरशद नदीम ने जो कुछ किया है उनको इसी तरह से हीरो रहना चाहिए। और जब अरशद नदीम हमारे हीरो रहेंगे, वो हमारे रोल मॉडल रहेंगे,
तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अरशद नदीम की पैरवी करते हुए मुल्क का नाम रोशन करेंगे। बनेंगे बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो है कल जब वो अपने घर पहुंचे थे, जब जिस तरह उन्होंने अपनी वालिदा को गले लगाया था हसनैन, बड़े हर्ट फेल्ट जो है ना वो मनाजिर थे देखने को मिले हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मीडिया टॉक, जिसमें वो कह रहे थे कि जो हमारा इलाका है अगर हम उसको देखें, मतलब उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि जो मेरा जो बैकवर्ड एरिया है थोड़ा सा, तो वहां पर जो है वो डेवलपमेंट कुछ होनी चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि कुछ लाना चाहिए। मतलब इनामात तो आप सब दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहां तक सोचा कि अपने इलाके को भी अपग्रेड करने के हवाले से उन्होंने बात की है। ये तो उनका काम है। लेकिन गजल आगे बढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से बात करते हैं, जहां पे 2024 के मुकाबले इख्तिताम पजीर हुए और ओलंपिक्स में तमगों की दौड़ में अमेरिका सबसे आगे आता हुआ हमें नजर आया। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में मुनक्किदा ओलंपिक्स 2024 में अमेरिका 40 गोल्ड मेडल्स जीतने के बाद सर फहरिस्त है, जबकि अमेरिकी एथलीट्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने 42 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल लिए। ओलंपिक गेम्स में अमेरिका की मजमूई तमगों की तादाद 126 रही। जी हाँ, जिसमें हम बात करें अगर चीन की, तो चीन 40 गोल्ड मेडल और 27 सिल्वर मेडल समेत 91 यानी कि 91 तमगे जीतने में कामयाब हुआ है और सर फहरिस्त है और दूसरे नंबर पर है। और जापान ने 20 गोल्ड मेडल समेत 45 मेडल जीते हैं और अमेरिका ने मुसलसल चौथे ओलंपिक में मेडल टेबल पर पहला नंबर हासिल किया है। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी जो हमने आपके सामने रखी है। अब ये तमाम तर जो मुकाबले हैं वो इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे गजल, अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तालीम कार्ड मंसूबे का आगाज कर दिया है। इस मंसूबे का मकसद पसमानदा इलाकों के तलबा को मेयारी तालीम फराम करना है। वज़ीर आला ने तालीम कार्ड को एक अहम मंसूबा करार देते हुए वसाइल की तेज तर फराहमी और जरूरी इंतजामात पर जोर दिया। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इकदाम है और बहुत अच्छा स्टेप है। बहुत से जो है राहें हमवार होंगी और साथ ही साथ नाज़रीन उन्होंने तालीम और मालियात के महकमों को हिदायत दी है कि वो इस मंसूबे को जल्द से जल्द नाफिज करने के लिए अपनी कोशिशें भी तेज कर दें। और मंसूबे का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो बच्चे हैं तलबा को मयारी तालीमी इदारों तक रसाई फराहम करना है, क्योंकि हसनैन आपको पता है एक बड़ी तादाद हम देखते हैं बच्चों की जो कि तालीमी इदारों से बाहर है और इस पर रिपोर्ट्स भी हम चुके हैं और बता चुके हैं कि छोटे करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो कि घरों से बाहर हैं, इलिटरेट हैं, जिनको तालीम नहीं दी जाती और जो मजदूरी करते हैं एक बहुत छोटी उम्र में। बिल्कुल ऐसे ही है। और खैबर पख्तूनख्वा ने हमने देखा है कि इससे पहले भी बहुत ज्यादा इस तरह के काम किए हैं और इस तरह के काम जब वो करेंगे तो वो रोल मॉडल बनेंगे, दूसरे सूबे भी उनको फॉलो करेंगे। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते चले और अब आपने केपी का जिक्र किया तो मैं आपको बलूचिस्तान लिए चलता हूं। बलूचिस्तान में आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की जो सूरज है और हवा है उसमें इतनी ताकत है कि ये ना सिर्फ सूबे को अपनी तवानाइयों की जरूरत पूरी कर सकती है बल्कि इजाफी तवानाई बरामद करके माली फवायद भी हासिल कर सकती है। और इस तब्दीली से पाकिस्तान की तवानाई की दरामदाद में कमी आएगी और बिजली के नुकसानात में $500 मिलियन की बचत होगी और ये एक रोशन मुस्तकबिल की राहें गजल हमवार करेगी। मतलब $500 मिलियन की बचत एक बड़ी बचत है, बड़ी बचत है। और जिस एरा में हम रह रहे हैं निमरा, सॉरी गजल, उस एरा में यकीनी तौर पे हमें इस तरह की बचत करना और बिजली प्रोड्यूस करना ये बहुत ही ऐसा इकदाम है क्योंकि बिजली तो मिलती नहीं है और अगर मिलेगी तो इतनी महंगी मिलती है कि मैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। बांग्लादेश की हाल के हवाले से आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में वजारत उज़्मा से मुस्ताफी होने के बाद भारत फरार होने वाली शेख हसीना वाजिद ने अमेरिका को हुकूमत गिराने का जिम्मेदार करार दे दिया है। इससे पहले वो पाकिस्तान पर भी इल्जाम लगा रही थी और अब फिर से अमेरिका पर लगा रही है। हसीना वाजिद ने करीबी साथियों को पैगाम में ये कहा है कि अमेरिका खलीज बंगाल पर तसल्लुत कायम करना चाहता है और सेंट मार्टिन के जजीरे पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि जजीरे का कंट्रोल अमेरिका के हवाले नहीं किया तो मेरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और अगर मैं ऐसा करती तो शायद ऐसा ना होता। जी हाँ बिल्कुल। हसीना वाजिद जिस तरह गजल ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहा कि पहले वो ये कहती रही कि मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने और चाइना ने गिराई, अब वो तमाम तर इल्जामात यहाँ पर अमेरिका के ऊपर लगाते हुए, लेकिन हसीना वाजिद ने जो दावे किए उन दावों के मुताबिक अब वो अपने इक़्तिदार को किसी तरह से बचाना चाहती हैं। वो इंडिया में मौजूद हैं और इंडिया से ये तमाम तर चीजें करी और इंडिया उनका सबसे बड़ा एलाई भी था। 14-15 साल उनके स्याह सफेद के पीछे खड़ा रहने वाला इंडिया अब ये चाहेगा कि हसीना वाजिद की बात को सुना जाए और एक तरह से वो सेफ भी हैं क्योंकि इंडियन मीडिया की बात को दुनिया में सुना जाता है। लेकिन हसनैन इंडियन को भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और उनके बेटे का अपना बयान मौजूद है। वो कहते हैं कि अभी अगर आइन और कानून को देखें तो वालिदा ने अभी इस्तीफा नहीं दिया,
वो भी जो है वजीर आजम ऑलरेडी मौजूद है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ठीक है, लेकिन ये एक हकीकत है कि जिस तरह की उनकी गवर्नमेंट गिरी है गजल, एक बार फिर से क्योंकि वो एक जुबान पे आया होता है, जिस तरह से उनकी गवर्नमेंट गिरी है, यकीनी तौर पे ये एक अनप्रेसिडेंटेड था। और ये उनके लिए भी, उनके बेटे के लिए भी, और पूरे बांग्लादेश और दुनिया के लिए ये इस तरह की चीज है कि जो हजम होने वाली। बिल्कुल, और हमारे पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि हालात जो है वो थोड़े से मिलते जुलते हैं पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को या फिर अवाम को इससे बहुत ज्यादा सबक सीखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और ये जो अगली गवर्नमेंट है वो इस वजह से अलग भी जो है ना, उनका थोड़ा सा डिले का शिकार था कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आगे बढ़ते हैं जी। गजा सिटी में इसराइली फौज के हमले के नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद जान बहक हो गए हैं। इसराइल ने 1 अगस्त से गजा के मुख्तलिफ स्कूलों पर हमले भी शुरू किए हैं, जबकि एक इलाका है जो शुजाइया के इलाके में वाक़े दलाल अल मगरबी स्कूल पर हमले में 15 अफराद जान बहक और 29 जख्मी हुए हैं। जी हाँ, और शेख रिजवान के इलाके में हुमामा और अलहुदा स्कूल पर हमले में 17 अफराद जाँ बहक और 60 जख्मी हुए। नसर के इलाके में नसर और हसन सलामा स्कूलों पर हमले में 30 अफराद जाँ बहक हुए और 19 जख्मी हुए। और 10 अगस्त को दराज के इलाके में स्कूल पर हमले में 100 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। और इसराइल, मेरा ख्याल है कि उनका लास्ट रिजॉर्ट जो था वो यही था कि स्कूलों में जाके वो बच्चे छुपते थे या पनाह लेते थे। अब वो स्कूलों पे भी हमले करना शुरू हो चुके हैं, और इससे पहले हमने देखा कि वो हॉस्पिटल्स पे भी हमले कर रहे थे और लाशें जिस तरह बाहर पड़ी होती थी। और ये तो शायद एक स्टोरी है जो हम आपको आगाह कर रहे हैं, जिससे मतलब एक स्कूल है, 2 स्कूल है, लेकिन पूरा इस वक्त जो जितने तमाम तर जो स्कूल थे जहां पर लोगों ने पनाह ली हुई थी, उन सब को उन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह उनके जो सरबराह थी, उनकी डेथ हुई थी, इसराइल की कहता था कि जब हम उनका खात्मा कर लेंगे, उनको शहीद कर देंगे, तो हम जंग बंदी खत्म कर देंगे, लेकिन वो अब मजीद ही बढ़ती जा रही है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अब स्कूलों को भी नहीं छोड़ रहे। इससे पहले हॉस्पिटल्स को हमने देखा, वहां पे भी उनके हमले जारी थे। और जो गजा पट्टी है वो वहां के रहने वाले मुसलमान इस वक्त मैसूर होकर रह चुके हैं इसराइल के हाथों। मतलब अब वो छुपने की जगह ढूंढते हैं कि हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर हम अपना ठिकाना ढूंढ सके, और जो ठिकाना होता है फिर उसको भी जो है वो किसी ना किसी तरह सर्च करके वो तबाह कर देते हैं। बिल्कुल, गजा से हम थोड़ा सा इंडिया की जानिब जाएंगे गजल, जहाँ पे मुसलमानों के मसाइल हैं कि वो बढ़ रहे हैं, और जो वहाँ के अरकान हैं उनकी जानिब से एक खौफनाक कार्रवाई की गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये अरकान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रिहाइश पजीर गरीब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों पर हमला आवर हो रहे हैं। वो ना सिर्फ इन लोगों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, बल्कि उनकी अमलाक को भी आग लगा रहे हैं। और हमला आवरों का इल्जाम है कि ये लोग बांग्लादेशी महाजर हैं। जी हाँ, और हालांकि इस इल्जाम की कोई ठोस बुनियाद नहीं है, कोई ठोस वजह नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि अब हसनैन हमने शुरू से ही देखा है कि भारत की जिस तरह पाकिस्तान के साथ एक सिचुएशन रही है आजादी के तब से लेकर अब तक, तो भारत ने कभी भी इंसानी जो हुकूक है उनको हमेशा से पामाल ही किया है, और हमेशा से जो है वो मुसलमानों को उसने डाउन ही किया है। तो कोई ये नई बात नहीं है। अगर वो अब ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी हैं, तो ये शायद इसमें कोई मुझे सदाकत नहीं लगती। और जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, आप देखिए कि पिछले 8-10 साल से तो वहां पे यही सीन चल रहा है कि जब मोदी की जो मुसलमान दुश्मन पॉलिसीज हैं उसके ऊपर वो अमल पैरा हैं, और मुसलमानों को कुचलने की कोई एक भी वजह वो पीछे नहीं छोड़ते। जहां पे भी उनको लगता है कि मुसलमानों को कुचला जाए तो वहां पे वो कुचलते हैं। और फिर सॉफ्ट इमेज तो अपने यही रखते हैं कि हम देखिए इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे इतने बड़े मुसलमान हैं, लेकिन मौका जब मिलता है वो मुसलमानों को कुचलते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। और आपको इंग्लैंड के हालात भी याद हैं, वहां पे भी इसी तरह मुसलमानों के साथ हो रहा है। उस हवाले से भी इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, तो जो अब सूरत हाल बनी हुई है सारी जो हम देख रहे हैं, इंडिया की आपको आगाह किया, बांग्लादेश से आगाह किया, तो ये कुछ आम स्टोरीज थी जिस मुतालिक हमने डिस्कशन की है। लेकिन अब वक्त हुआ है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। और जिस तरह आपने प्रोग्राम के आगाज में आपको बताया था कि मानसून का सिलसिला जारी है, और मानसून ने जहां पे मुल्क का मौसम खुशगवार करता है वहीं पे वो तबाही भी मचाता है। गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल बरकरार
है बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाके ज़ियारत बारिशों के बाद 3 यूनियन काउंसिल जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली N50 ज़ियारत कोयटा शाहरा कई मुकामात पर बह जाने से ट्रैफिक बदस्तूर मुतासिर है। जी हाँ, और कश्मीर में जो गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल अभी तक बरकरार है और जो कच्चे के इलाके हैं वहां पर पानी दाखिल होने से फसलें भी मुतासर हो रही हैं। जबकि अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहां के सैलाब से 10 राबता पुलों और 75 यानी कि 75 मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। एक ज्यादा नुकसान है ये हसनैन, क्योंकि इससे पहले हमने पंजाब की सूरत हाल को उस दिन डिस्कस किया था, आज हम दूसरे सूबों को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो सूबे हैं अगर हम इसको देखें तो ये थोड़े से बैकवर्ड मतलब रही इलाके हैं, वहां पर जो मकानात हैं वो थोड़े कच्चे होते हैं और जरा सी बारिश से ही वो गिर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। तो ये तो फिर एक और सूरत हाल है। मानसून में हमें यही देखने को मिलता है बिल्कुल, कि ये लेकिन कोई अनफॉर्चुनेटली कोई इकदाम नहीं होते। एग्जैक्टली। तो इसी हवाले से PDMA वाले कल हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा था आपके सवालात तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हम इंटरप्रिटेशन उनके पास कोई जवाब नहीं था कि हम बस कर रहे हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, नदीम हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर से। आपने वक्त दिया सुबह की सोच में, हमें बहुत शुक्रिया आपका। आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि हमने जब से होश संभाला है हम यही देखते हैं कि जब भी मानसून का स्पेल हैवी स्पेल का खदशा होता है तो सूरत हाल इस तरह इस नहज पर पहुंच जाती है। गुड्डू बैराज के हवाले से बहुत बातें होती हैं कि वहां पर जो नहरें हैं पुल हैं वो बह जाते हैं। क्या इकदाम किए गए हैं हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल, गुड्डू बैराज के मकाम पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाबी सूरत हाल बहाल बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज में पानी की सतह कम हुई है, जबकि इस वक्त गुड्डू बैराज में पानी की आमद 4,26,162 क्यूसेक, जबकि गुड्डू बैराज से पानी का अखराज 4 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। कंट्रोल रूम के मुताबिक आइंदा गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में कमी होगी। गुड्डू बैराज में जबकि पानी की सतह बुलंद हुई तो करीबी जो फसलें हैं वो पानी के जेर आब आ गई है। ताहम इंतजामिया का यही कहना है कि सैलाब का कोई खतरा नहीं है और अगर मुल्क भर में मजीद तूफानी बारिशें होती हैं तो गुड्डू बैराज में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। जी अच्छा नदीम, ये भी बताइएगा कि ये हम देखते आ रहे हैं कि काफी अरसे से अब यही चल रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है। जैसा निमरा गजल ने इंट्रो में कहा कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसमें हमें हल होते हुए मामलात नजर नहीं आ रहे, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा आती है, फोटो सेशन करवाती है, चली जाती है। कोई कंक्रीट इनका हल कब तक ढूंढेगी गवर्नमेंट? जी सर, बिल्कुल मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो गवर्नमेंट के जो यहाँ पे मुलाजिम एजुकेशन के जो बड़े अफसरान हैं वो तो सिर्फ करप्शन करने में ही मसरूफ है। जो 2010 में जो सैलाबी सूरत हाल हुई थी उसमें जो है ना उस वक्त जो बंद के मरम्मती काम भी ना हो सके थे। जो भी फंड आता है तो यहाँ के जो बड़े अफसरान है वो जो है अपनी जेब भरने में मसरूफ होते हैं। जो मकामी लोग होते हैं वो अपनी मदद से नकल मकानी करने को तैयार हो जाते हैं। जो उनकी फसलें होती हैं वो भी तबाह हो जाती है। जी अच्छा नदीम, ये भी बताएं कि अब जो सूरत हाल आपने बताई है, सूरत हाल इस तरह है और जेबें भरने पर लगे रहते हैं जो भी इंतजामिया है, तो इस सारी सूरत हाल में हमने एक चीज ये भी नोट की है कि जो खड़ी फसलें होती हैं जैसे कपास हो गया, गंदम हो गया, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जिससे हमारी मार्केट की सिचुएशन भी खराब हो जाती है, सप्लाई नहीं होती। तो इस हवाले से कोई मैकेनिज्म तैयार किया गया? जी मैडम, इस हवाले से तो कोई भी चीज गवर्नमेंट की जाने से इकदाम नहीं उठाया गया है, मगर जो यहाँ के मुतासरीन हैं वो तो दोनों हाथों से लूटे जाते हैं। व्यापारी की जानिब से एक तरफ तो जो इनको यही भी नुकसान हो जाता है, तो जो व्यापारी हैं वो जो फूड गोदाम होते हैं यहाँ पर वो भी ताहाल कभी ना खोले गए हैं। यहाँ पर सिर्फ करप्शन ही करप्शन दिखाई जाती है। जी ठीक हो गया नदीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीजी खान का रुख करते हैं जहां शेख ताहिर महराज हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आपको सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि डीजी खान के क्या हालात हैं और जो हालिया बारिशें हैं उन्होंने वहां पे किस हद तक तबाही मचाई? जी बहुत शुक्रिया सर, डेरा गाजी खान की सैलाबी सूरत हाल पर बात करने का मौका मिला। सर, डेरा गाजी खान मगरिब की तरफ कोहे सुलेमान रूदकोई और मशरिक की तरफ दरियाए सिंध के दरमियान में वाक़ई है डेरा गाजी खान। दोनों तरफ सैलाब का खतरा रहता है। एक तरफ से पहाड़ी रूदकोई, दूसरी तरफ से दरियाए सिंध का सैलाब नुकसान करता है।
इस वक्त दरियाए सिंध की जो सूरत हाल है, पानी की सतह बुलंद हो चुकी है। 12 बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है, जहां पर रेस्क्यू ने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। 70 से ज्यादा लोग थे जो मुतासिर हो गए थे। इसके अलावा यहाँ फसलें भी ज़ेराब आ गई हैं, कच्चे मकान मुतासिर हो गए हैं। इंतजामिया ने कहीं कहीं रिलीफ कैंप लगाए हैं। कुछ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी इमदादी कार्रवाइयाँ ली हैं। कोहे सुलेमान की बात की जाए तो पहाड़ों पर मुसलसल बारिश और वहां से निकलने वाले बरसाती नालों में तुगयानी आई है। हर साल लोगों की जानवरें और फसलें सैलाबी रेले में सैलाब की नजर हो जाती हैं। इस इंतजामिया की जानिब से इस मसले को आज तक मुस्तकिल तौर पर हल नहीं की गया है। यही वजह है हर साल यहाँ के बाशिंदों को सैलाब का अज़ाब का सामना करना पड़ता है। इस साल जो है अभी तक कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है रेस्क्यू की तरफ से। अच्छा, शेख तारिक, ये भी बताएं कि महकमा मौसमियात के हवाले से क्या बताया जा रहा है, कब तक ये वहां पर बारिशों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा? महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 15 से 20 रोज यहाँ पर मजीद बारिशों की पेशगोई है। अच्छा, 15 से 20 दिन के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वहां पर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और सूरत हाल जो है वो खराब होती रहेगी। आपने एक चीज हाईलाइट की है कि 12 बस्तियां जो हैं वो मुतासिर हो रही हैं, तो वहां पर जो लोग हैं उनके हवाले से कोई, उनकी नकल मकानी के हवाले से कोई इकदाम किए गए? जी, रेस्क्यू ने कुछ लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है, लेकिन 50% से ज्यादा लोग जो है अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। अच्छा, ये जो शेख साहब जो महफूज मुकामात का आप जिक्र कर रहे हैं, ये महफूज मुकामात कोई गवर्नमेंट ने अलॉट किए थे या फिर लोग अपनी मदद आप ही किसी न किसी रिश्तेदार की तरफ जाके ठहरते हैं? नहीं, यहाँ पर जो सरकारी स्कूल नजदीक पड़ते हैं वहां पर इनको पनाह दी जा रही है। सरकारी स्कूल, मतलब सरकारी स्कूल तक मामलात आ चुके हैं? जी सर। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो एनडीएमए या पीडीएमए की जानिब से कोई भी ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं है आपके इलाके में? नहीं सर, इस तरह की मुस्तकिल तौर पर कुछ नहीं है। हर दफा आर्जी तौर पर यहाँ पर लोगों को महफूज किया जाता है। तो यूजुअली हमने ये भी देखा है कि जब ऐसी सूरत हाल होती है तो वहां पर जो खाने पीने की अशिया होती हैं उनकी किल्लत हो जाती है, नापैद हो जाती है। तो वहां पर इस सूरत हाल की क्या तफसीलात हैं आपके पास? कोई खाने पीने के हवाले से इंतजामात हैं? जी, जिले इंतजामिया की तरफ से कुछ लोगों को खाने पीने की अशिया फराहम की जाती हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों में जाकर पनाह लेते हैं। ठीक हो गया शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और अब थोड़ा सा थर की जानिब जाएंगे गजल। वहां पे हमारे साथ हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं प्रकाश कुमार। प्रकाश, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले हमें थर की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जिस तरह मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हम रिपोर्ट्स ले रहे हैं, हर तरफ सैलाबी सूरत हाल है, तो वहां पे किस तरह के सूरत हाल है, किस तरह के हालात हैं इस वक्त बारिश के बाद? जी देखिए, थर पार्कर में गुज़िश्ता जो है 15 रोज के दौरान बारिश हुई है, तो हर तरफ जो है हरियाली छाई हुई है और खेती बाड़ी का जो काम है वो भी शुरू हो गया है। मुख्तलिफ मकानात से जो है शाह आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं और ऐसी सैलाबी सूरत हाल या कोई नहीं है। अभी भी हल्की हल्की जो बारिश है वो हो रही है और गुज़िश्ता जो 15 तारीख है महकमा मौसम के मुताबिक उन दिनों में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। अभी जो है वो हल्की हल्की जो बारिश है वो हो रही है, मौसम इंतहाई जो खुशगवार है। ठीक हो गया। वहां पे मतलब उस तरह से तबाही नहीं हुई जिस तरह हमें डीजी खान से या फिर आगे पीछे से रिपोर्ट हुआ? थर के हालात इस वक्त कदरे बेहतर हैं? से जो है वो 8 जो है जो शख्स वो जाँ बाग हुए हैं आसमानी बिजली गिरने से। अच्छा, आसमानी बिजली गिरने से जाँ बाग हुए, ये कब का वाकया है? ये बस गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान जो बारिश हुई थी। अच्छा, तो प्रकाश, ये भी बताएं कि अब महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया जा रहा है कि वहां पर बारिशों की क्या सूरत हाल रहेगी, कब तक बारिशें होंगी? बस अभी जो है 15-16 अगस्त को जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रकाश, आपने हमारे साथ मौजूद थे और हमने तमाम तर के साथ बात की, इनकी सूरत हाल से आपको आगाह किया। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। जी हाँ। फैसलों को नजरअंदाज करना या अमल दरामद में ताखीर आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो इस पर अमल होगा। उन्होंने कहा कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद का मामला जजेस कमेटी में उठाऊंगा। यह मुमकिन नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो। मैंने देखा कि 2014 के फैसले पर अब अमल हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने जब ये खिताब कर रहे थे तो उन्होंने ये बात वाजे की थी। उन्होंने कहा था कि किसी दूसरे बंदे के पास कोई और चॉइस नहीं है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बिल्कुल इम्प्लीमेंट होती हैं और यही स्ट्रक्चर है आइन का भी। ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। तो वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप खराब कर देंगे आइन का और इलीगल सिस्टम का। अगर आप इस तरफ चल पड़े कि जजमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, ये हो नहीं सकता। मैं क्लियर ये करना चाहता हूं कि माइनॉरिटी जो है वो एक सिर्फ नंबर की बात है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कम हैं लोग, हम ज्यादा हैं मुसलमान, इससे ज्यादा आइन में और कोई फर्क नहीं है। आइन में सारे राइट्स आपके वो हैं फंडामेंटल जो मेरे हैं। तो इसलिए आप ये रिलैक्स करें और रेस्ट अश्योर करें कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपके उतने ही हकूक हैं जितने मेरे हैं आइन के मुताबिक। जी, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्या कहा, उन्होंने वाजे कर दिया है हसनैन कि अगर आप जो आइन है, कानून है, अगर आप इस पर, ये आपके ऊपर बाइंडिंग है, आपको अमल दरामद करना होगा। अगर आप नहीं करते तो आप एक लीगल सिस्टम को, आप उसका स्ट्रक्चर ही तब्दील कर देंगे। अगर नहीं करना तो फिर ना करें, फिर ऐसा करें कि सब कुछ चेंज कर दें। तो कैटेगोरिकली उन्होंने ये चीज वाजे कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम की बात की जाए तो JI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि शहबाज शरीफ मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि मईशत इतनी गिर चुकी है कि आने वाली कोई हुकूमत इसे नहीं उठा सकती। जी हाँ, और इससे पहले भी कई बार वो ये बात कह चुके हैं, क्योंकि अभी जो थोड़ी सी नाराजगी सामने आ रही है, लेकिन उन्होंने भी एग्जैक्टली क्या बात की है वो भी हम आपको सुनाते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर माशी लिहाज से कोई डूब रहा है, खित्ते में अगर कोई मुल्क माशी लिहाज से डूब रहा है तो एक तनहा पाकिस्तान है। कि आप टैक्सेस की बात करते हैं कि लोग टैक्स नहीं दिया करते, ये तो हमें वर्षे में मिला है। ये IMF के शराइत की नजर होंगे, मेरे मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। ये FATF के शराइत के ताबे होंगे, मेरे मफाद के लिए मेरा पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। पहले कौम को एतमाद तो दिलाओ कि ये पैसा कौम का है और ये कौम के मफाद और उसकी फलाह में इस्तेमाल होगा। तो जी, इस सारी सूरत हाल पर हम लाइटली से गुफ्तगू करेंगे। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है। हसनैन, शौकत साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान ने जो कहा इस पर बात करेंगे, लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल खिताब में कहा, उन्होंने कहा कि ये बाइंडिंग होगा, आपको अमल दरामद करना होगा, किसी के पास कोई सेकेंड चॉइस ही नहीं है। आपको लगता है कि जो हुकूमत इकदामात कर रही है, तरमीम साजी कर रही है, इलेक्शन कमीशन नजरसानी कर रही है, इसके बाद नजर आता है कि हुकूमत या फिर इलेक्शन कमीशन के लिए आसान होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना? जी बहुत शुक्रिया। जिस माहौल में, जिस सियासी तकसीम में हम रह रहे हैं, ये सारे मसाइल उसी की वजह से हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 12 जुलाई का, सुप्रीम कोर्ट खुद या जो उस फैसले से खुश हैं वो तो यही कह रहे हैं कि जी 12 जुलाई का फैसला हमारे लिए हर सूरत हाल में इस पर अमल करना है। जबकि दूसरी साइड जो है वो ये समझती है कि चूंकि बकौल उनके आइन से हट के फैसला दिया गया है, आइन को रीराइट करने की कोशिश की गई है, तो लिहाजा उस पर फैसला कर, आइनी इदारे, रियासती इदारे उस पर फैसला करने, उस पर अमल दरामद करने के पाबंद नहीं है। और यही चीज जो 2 जजेज ने इख्तिलाफी नोट अभी तक जारी किया, उन्होंने लिख दिया है। अलबत्ता ये कहने से
आगे बढ़कर हुकूमत ने जो इकदाम लिए जिनकी तरफ आपने इशारा किया जी हाँ। कि पार्लियामान ने एक कानून पास कर लिया, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर दी और उसका इतलाक 2017 से कर दिया। अब मामला आके खड़ा हो गया पार्लियामान वर्सेस अदलिया वर्सेस जुडिशरी। ये जो 12 जुलाई की जजमेंट है, क्या इसको नलिफाई कर रही है ये कानून साजी? अब पार्लियामान का कहना या हुकूमत का कहना यही है कि चूंकि जो मुल्क का कानून है उसी मुल्क के मौजूदा कानून के मुताबिक फैसले होंगे, जिसके मुताबिक सीट्स नहीं दी जा सकती, रिजर्व सीट्स। आर्टिकल 7 का हवाला है कि जो स्टेट है या सुप्रीमेसी है, सुप्रीमेसी अदालत को नहीं है, सुप्रीम जो है वो पार्लियामान है। बिल्कुल। आर्टिकल 2 भी यही कहता है कि पाकिस्तान की आवाम को अल्लाह के बाद हाकमियत का हक हासिल है और अवाम अपने चोदन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए सुप्रीम है। तो पार्लियामान अगर सुप्रीम मान लिया जाए आर्टिकल 7 के तहत, तो फिर तो पार्लियामान की जो कानून साजी है वो मौजूद है और कोई भी इदारा हो उसको मुल्क के मौजूदा कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। ये एक झगड़ा है, ये एक डिवीजन है, ये एक तकसीम है। इस तकसीम में मुझे नहीं लगता कि हुकूमत या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो पूरी तरह जजमेंट पर अमल दरामद करेगी और वो सीटें जो हैं वो या जो ज्वाइनिंग का मसला है वो पीटीआई के हक में आएगा। प्राइज साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने एक बात बड़ी जबरदस्त की कि पार्लियामान सुप्रीम है। ये आप भी करते हैं, मैं भी करूंगा, सुनने में भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हमने माजी में भी देखा कि पार्लियामान के फैसले को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला उसको कलअदम करार दे देता है। तो क्या इस दफा भी यही होगा कि पार्लियामान सुप्रीम तो रहेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको पता है वो सबके ऊपर हावी हो जाता है? पार्लियामान सुप्रीम है या नहीं मैं नहीं कह रहा, मुल्क का आइन कह रहा है और आर्टिकल 7 बड़ा क्लियर है। और आर्टिकल 7 कहता है कि ये जो इलेक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं, मजलिस शुरा है, सूबाई असेंबलियां हैं या इवन जो लोअर लेवल पर जो लोकल काउंसिल हैं, ये सारे यही रियासत है, बिल्कुल वाजे कर दिया। और सुप्रीमेसी जो है वो रियासत के अवाम की थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुल्क का आइन कह रहा है। जब मुल्क का आइन ये कह रहा है तो बाकी फिर देखे ना, यहाँ प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड थे यूसुफ रजा गिलानी, उसको 3 सेकंड की सजा देकर ओहदे से अलग कर दिया गया। ये भी हमारे मुल्क में हुआ है। और जहां तक अदलिया के हर फैसले की अमल दरामद का मामला है, तो पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, ये पीटीआई की गवर्नमेंट थी जी हाँ। तो नहीं हुए ना वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पंजाब में। तो वहां किधर गई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अमलदारी, जिसमें गुजदार साहब चीफ मिनिस्टर थे और खान साहब यहाँ वजीर आजम थे। तो सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कोर्ट डिसीजन या पार्लियामान के जो लॉज हैं, जब ये सेलेक्टिव अप्रोच होगी तो फिर वो माजी के रेफरेंस भी आएंगे और मौजूदा रेफरेंसेस के हवाले से भी सवालात उठाए जाते रहेंगे। शौकत साहब, जैसे अभी आपने एक बात की है और हमने देखा है कि पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं कि जो आइन है वो एक गैर मौसर हो गया है, उसको माना ही नहीं जाता। जैसे अभी आपने खुद बात की है, 2 सूबों के हवाले से भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। अब हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जो है वो भी अदलिया के किरदार पर, उनके करैक्टर पर बात कर रहे हैं। तो हुकूमत और अदलिया में ये जो एक कोल्ड वार है, आपको ये कहां तक जाती हुई नजर आएगी? मैं यही तो आपसे मैंने बात ही आगाज किया कि तकसीम है, आपने चले कोल्ड वॉर की बात कर दी। टकराव तो है ना ये, और ये टकराव अभी आगे बढ़ेगा, सामने आके खड़े हो गए। जी जी हाँ, सामने खड़े हो गए क्योंकि ये विस्पर है। फवाद चौधरी साहब कल मेरे अपने शो में थे, वो भी ये बात कर रहे थे कि हुकूमत के पास जब ये रिजर्व सीट भी आ जाएंगी तो इनका नंबर 224 से बढ़ जाएगा कौमी असेंबली में। 224 इज द बेंचमार्क ऑफ 2/3 मेजॉरिटी। तो कॉल उनके कि जब ये इनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी तो फिर ये आईनी तरमीम का एक पैकेज लेके आएंगे। उस पैकेज में फिर जजेस हजरात की जो उनकी सर्विंग लाइफ है, उनकी जो मुद्दत है, वो 3 साल बढ़ जाएगी। और वो 3 साल बढ़ने से मसला होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फिर चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, ये उनका कहना है। लेकिन
सिर्फ वो नहीं कह रहे, ये एक विस्पर है, एक इम्प्रेशन है। अब कहां तक ये सही आगे ये नजर आता है, लेकिन जब ये इलेक्शन एक्ट की कानून साजी कर ली हुकूमत ने, तो किसी डायरेक्शन में तो हुकूमत जा रही है। यही तसादुम है, यही टकराव है, यही आमने सामने खड़े। मतलब पराचा साहब, एक लड़ाई हुकूमत की है और अदलिया की है, और एक अदलिया में भी एक लड़ाई चल रही है अंदर अंदर तकसीम नहीं, जो अदलिया के अंदर तकसीम का मामला है, जैसे जस्टिस बंदयाल कोर्ट थी वो भी मेजॉरिटी थी, और इस केस में भी आपने देखा कि 8-5 का डिसीजन हो या 11-2 का डिसीजन हो, तो अदलिया के अंदर की लड़ाई का मसला नहीं है। अदलिया के अंदर हम कहें कि इक्वल तकसीम है, नो। अब आपके सामने जितने फैसले आए, मसलन 6 जजेस का खत आ गया, तो वो भी एक साइड ने कहा कि हमारी जीत है, पीटीआई क्लेम करती रही। फिर ये फैसला आया तो पीटीआई ने कहा कि हमारी जीत है। तो वो तकसीम, ये ट्रायंगुलर सा मामला है, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ। हुकूमत है, जुडिशरी है, फिर उधर से पीटीआई बतौर सियासी जमात है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। अलाइनमेंट जो बनी हुई है, कौन किसके साथ है, वो जरा भी अब उसमें कोई शक नहीं रह गया। जरा भी उस तकसीम में आप एक्टर या कैरेक्टर्स अगर आइडेंटिफाई करना चाहें कौन किसके साथ है, तो बिल्कुल वादे हो गए। वो कहते हैं ना, लाइन्स आर ड्रॉन, फॉल्ट लाइन्स आर वेरी क्लियर। सो लाइन्स हैव बीन ड्रॉन, फॉल्ट लाइन्स आर वेरी क्लियर। ठीक है। अच्छा पराचा साहब, अब ये जो पीटीआई एक बात कर रही है कि जो मौजूदा हुकूमत है, उसके बाद आपको पता है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने भी ये बात की है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके पास सिर्फ 2 से 3 मंथ ही है। क्या ये आपको लगता है कि महज बयानात ही हैं, या फिर वाकई ही कुछ 2-3 महीनों बाद ऐसी बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है? क्या प्रेडिक्शन है आपकी कि जिससे हुकूमत कमजोर हो रही है? जैसे हुकूमत की बारे में एक विस्पर है ना कि ये 2/3 मेजॉरिटी लेके जुडिशल पैकेज ले आएंगे और फिर 3 साल जजेस की मुद्दत बढ़ा लेंगे। इसी तरह पीटीआई की भी ऑप्टिमिज्म है कि जी वो 2 महीने के बाद काजी फायद ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो चले जाएंगे, और फिर जो नई अदलिया आएगी, जो मैं पहले अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो अदलिया चूंकि हमें फेवर दे रही है, तो फिर हमें हमारे फॉर्म जो है 45 वो खुल जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आने शुरू हो जाएंगे, और फिर ये हुकूमत के लोग हारते जाएंगे और हमारे लोग जीतते जाएंगे। जब इन लाइंस पे अगर सोच लिया जाए, और वो भी आला अदलिया के फैसलों के बारे में, तो फिर इससे ज्यादा फॉल्ट लाइंस क्या होंगी? यानी जैसे हुकूमत अपनी प्लानिंग कर रही है, एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस पर जो मुल्क की दूसरी अपोजिशन जमात है वो यही प्लान कर रही है कि देखें ये चले जाएंगे तो वो आ जाएंगे, तो उनके फैसले हमारे हक में आ जाएंगे, तो हमारी एक इंतकामी सियासत वाला एक सिलसिला चल रहा है। उसूल इक़्तिदार की सियासत, बिल्कुल उसूल इक़्तिदार की सियासत है, और पिस तमाम रही है। ये ऑब्वियसली ये इक़्तिदार की सियासत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो आपने पहले मईशत की बात की, मैं जरूर उस पर कॉमेंट करना चाह रहा हूँ। खुदा का शुक्र है कि हम श्रीलंका बनने से बच गए। उस वक्त का श्रीलंका जब वहां पर रॉयट्स हो रहे थे, खुदा का शुक्र है जो कहा गया कि डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान $1 अरब के लिए IMF के सामने नाक रगड़ रहा था। अभी तो इसी महीने खुदा करे वो $7 अरब का जो पैकेज है, इतना बड़ा पैकेज है, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मुल्क की इकानमी बेहतर हो रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, मुल्क आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो लड़ाइयां हैं ये हमें कहीं का नहीं छोड़ रही। अच्छा, ये जो लड़ाइयों का जिक्र है सर, एक सवाल तो बीच में रह ही गया जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, और बड़ा एक उसके ऊपर तो आपको पता है यहाँ पे तौहीन अदालत भी आ जाता है कि जजेस का काम तकरीरें करना नहीं है, काम करना है, और इस तरह की चीजें सिर्फ पार्लियामेंट करेगी। उस बयान को आप किस तरह देखते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स जुडिशल सिस्टम के बारे में इंप्रेशन रहा है कि जजेस नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। लेकिन शायद वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं होगा, ये शक का फायदा दिया जा सकता है कि वो सिर्फ पेन डाउन करना होता था, वो अपने फैसले लिखते थे। लेकिन खुद यही जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तकरीर है, इसके बारे में भी तो एक है ना कि इलेक्शन एक्ट को सामने रखकर इन्होंने, आने वाले चीफ जस्टिस साहब ने एक तकरीर कर दी, और तकरीर का यही मैसेज आया ना
कि जो मर्जी आप कर ले, कहा भी सही कि जो मर्जी कोई कर ले, अमल दरामद होता है। तो उन्होंने तो फिर इलेक्शन एक्ट के बारे में अपनी आमद से पहले ही इंतबाह कर दिया कि जो मर्जी आप कर लें, हम होगा वही जो हम चाहेंगे। यानी ये जो आपकी कानून साजियां हैं, अब यहाँ पार्लियामान का अख्तियार है, आपको पसंद हो ना हो। अगर पार्लियामान ने एक कानून पास किया है तो वही मुल्क का कानून है, वही मुल्क का लॉ है। वो कहते हैं मरवजा कानून जो है वो यही है। अब लेकिन इसको अगर इस तरह से अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाय द कोर्ट, अगर उसमें आप रख कर अभी से एक माहौल बनाएंगे और मैसेजिंग शुरू कर देंगे, तो इसलिए कहते हैं कि जजेस बोलते नहीं है, जजेस सिर्फ लिखा करते हैं, अपने फैसलों से बोलते हैं। और वो खुद भी तो पराशर साहब कह चुके हैं ना, उन्होंने कहा है कि ये हम नहीं कह रहे बल्कि आइन कह रहा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, और अगर आपने इसको तब्दील करना है तो आप फिर लीगल सिस्टम को तब्दील कर दें, आप पूरे स्ट्रक्चर को ही तब्दील कर दें, फिर ऐसी क्या जरूरत है। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे कि अभी हमने कोल्ड वार की बात की थी, फिर हमने देखा कि एक दूसरे के सामने और ये जो लड़ाई है, ये जो तकसीम नजर आ रही है हमें, इस सब में पराशर साहब जो हुकूमत, जो हमारी जो नौजवान नस्ल है, उसका एतमाद उठ रहा है, चाहे वो रियासत हो चाहे वो सियासत हो, हर चीज के ऊपर से। एक्चुअली दो चीजें हैं। एक तो ठीक है, पाकिस्तान के अंदर एतमाद उठ रहा है, लेकिन जब भी इलेक्शन होता है, वो कोई भी इलेक्शन हो जी, वो पाकिस्तान में साइजेबल नंबर ऑफ पॉपुलेशन टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन, इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। दैट मीन्स वो आते हैं, वो लाइनें लगाते हैं सुबह सुबह। पाकिस्तान में हर इलेक्शन ऑन दी अदर हैंड कंट्रोवर्शियल भी रहा है। किसी भी 71 का मुझे नहीं पता, कहते हैं कि वो फ्री एंड फेयर था। बाकी तो जितने भी इलेक्शन आपने समुद्र को सर कूजे में बंद कर दिया। मुझे नहीं पता क्योंकि हम उस वक्त रिपोर्टिंग नहीं करते थे, हम उस वक्त जर्नलिज्म नहीं करते थे। सर एक मिफ्ता इस्माइल साहब का शॉर्ट मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, जो कि उन्होंने बिजली की कमी के हवाले से गवर्नमेंट को एक मशवरा दिया। जरा मिफ्ता साहब क्या कहते हैं वो हम सुनते हैं, क्योंकि जब मिफ्ता साहब गवर्नमेंट में थे तो उस वक्त इतना ज्यादा रिलीफ तो इन्होंने दिया नहीं था, लेकिन अभी मिफ्ता इस्माइल साहब के शॉर्ट सुनते हैं और फिर उसके ऊपर पराशर साहब से डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। बिजली के घरेलू बिलों के ऊपर 64 टैक्स, 18% वो सेल्स टैक्स लेते हैं और 7.5% एडवांस इनकम टैक्स लेते हैं। सबसे पहले हुकूमत को टैक्सेस खत्म कर देना चाहिए। अगर हुकूमत टैक्स खत्म कर दे, बिजली के बिल आपके 20% सस्ते हो जाएंगे। इससे IMF से कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इधर 450 अरब रुपए के टैक्सेस खत्म कर रहे हैं, 265 उसमें से सूबे के जाते हैं, वफाक के सिर्फ 185 अरब रुपए हैं। वफाक को 185 अरब रुपया फिल फॉर अपने PSDP से कम कर देना चाहिए। PSDP को कम करने से मुल्क में कोई कमी नहीं आएगी तरक्की की, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं। हर रुपए टैक्स देने पे 60 पैसे वो सूबों को चले जाते हैं और फिर सूबे शीशे की ट्रेन बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, पैसे जाया करते हैं। लोग झूठ बोलते हैं, जानबूझ के झूठ बोलते हैं। हम ये कहते हैं कि जितने भी मायदे आप खोल दें, ट्रांसपेरेंसी पूरी होनी चाहिए, हमको पता चल जाए कि किसकी IPPs हैं, किसने बनाई है, किसने ली है, क्या कर रहा है। पराशर साहब आपने सुन लिया, मिफ्ता इस्माइल तो बड़े आसान हल बता रहे हैं। काश जब ये खुद फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त अमल दरामद कर ले। और ये नहीं है कि सिर्फ मिफ्ता इस्माइल तक बात है, बात फिर अदलिया तक भी आती है। मैंने पहले आपसे कहा कि आज मोअज़्ज़िज़ जज साहबान कह रहे हैं कि फैसले पर अमल दरामद जरूरी होता है। जब पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का हुक्म दिया गया था कराने का, तो फिर उस वक्त भी अमल दरामद करा लेते। ये चीजें हैं कि जब सेलेक्टिव एप्लीकेशन होती है। मिफ्ता इस्माइल साहब से ये IMF का सादा फार्मूला है। IMF के बारे में जो भी कहा जाए, IMF कहती है कि ये जो आप स्पेंडिंग कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट आपकी इनकम कहाँ है, अर्निंग कहाँ है। अब ये जो कह रहे हैं ना कि इतने टैक्स आप ना लगाएं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम कहाँ है, ये आपने पेपर में IMF को बताना है। जब आप पेपर्स में नहीं बता सकते तो फिर वो उसके अगेंस्ट आपको पैसा नहीं मिलेगा, फिर उसके अगेंस्ट आपकी एडजस्टमेंट नहीं होगी। IMF कोई खंजर लेके नहीं बैठा होता, पेपर रजिस्टर उनके सामने होते हैं, वो पूछ रहे होते हैं कि अच्छा ये 400 अरब रुपए आपने ब्यूरोक्रेसी में खर्च कर दिए, आपने ये इतने अरब रुपए ये आला अदलिया की जो इतनी भारी तनख्वाहें हैं उस पर खर्च कर दिए, तो आपकी इनकम कहाँ से आ रही है जो आप इधर खर्च कर रहे हैं। अगर तो आप शो कर रहे हैं डोमेस्टिक बोरोइंग से शो कर रहे हैं, बैंक बोरोइंग से शो कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल फाइनेंशियल सोर्सेज बता रहे हैं या रोल ओवर बता रहे हैं जो सऊदी अरब, UAE और चाइना पाकिस्तान के साथ एग्री कर चुके हैं, इस वक्त को $15 अरब का है। अगर वो है तो वो कहेंगे ठीक है आप करें,
लेकिन अगर वो आपकी शॉर्ट कमिंग है तो फिर IMF वहां पर रेजिस्ट करेगी। दुनिया में अब कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम हो वो IMF की सर्टिफिकेशन के बगैर चलता ही नहीं है। आपकी इकोनॉमी पे IMF का एग्रीमेंट, आपकी इकोनॉमी पे एक ट्रस्ट का एक स्टिकर होता है कि हाँ सर्टिफाइड बाय IMF। आप IMF के साथ चल रहे हैं, आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, तो ये कंडीशन उनकी मानना होगी। 450 अरब रुपए अगर खत्म कर दें, आएगा कहां से? ये मेरा सवाल है सबसे बड़ा। अच्छा शौकत प्राज साहब, आखिरी कुछ वक्त चल रहा है, इससे पहले कि हम आपसे इजाजत चाहें, ये बताइए कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, आप भी कोई VPN लगा के यूज करते हैं? ये क्यों बंद हो गया? कोई अंदर की खबर तो बताएं। ये बर्तानिया में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके बाद श्रीलंका वाला वाकया हमने देख लिया। एक इंफॉर्मेशन की एज है, काश हालात ऐसे ना हो, ना इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जाए, ना मुल्क के खिलाफ बातें की जाएं, ना बाहर बैठकर इस चीज को मैनूवर किया जाए। मसला ये होता है कि कोई एक तो कमेंट करता है, लेकिन उसके बाद जो फेक अकाउंट से जो कमेंट आते हैं, ये दुनिया भर का कंसर्न है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं। मैं बाहर जाता रहता हूँ, जहां भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है, मुझे वहां भी यही है कि मैंने कहा जी पाकिस्तान में बड़ा मसला है, तो सब कोई तकरीबन कंसेंसस है। जो भी गवर्नमेंट फंक्शनरीज आपको किसी भी मुल्क में मिलेंगे, वो सब कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा मसला है। अगर इतना बड़ा मसला है तो एक US प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है अभी तो ट्रम्प साहब का सोशल मीडिया बंद है। कहाँ बंद है? विद इन यूनाइटेड स्टेट। तो इसलिए ये कंसर्न दुनिया का है, लेकिन हल नहीं मिल रहा किसी को। प्रॉक्सी आ जाती है, वो एक चीज बंद करते हैं, छोटी सी प्रॉक्सी दूसरी दुनिया भर में घूम रही हो। एग्जैक्टली अब हल तलाश करने की जरूरत है। पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच। और जो कुछ सारी सूरत हाल रही है, जो हसनैन मुल्क की सियासी सूरत हाल है, उस पर बात की है। सियासत में क्या कुछ हो रहा है, कौन किसके सामने खड़ा हुआ है, और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपने अभी एंड में किया कि व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह बहुत मुश्किल हो रहा है, मैसेजेस नहीं आते, जाते भी नहीं है। तो यहां पर वक्त हुआ है अब हेडलाइंस का, ब्रेक का, उसके बाद फिर हम दोबारा से हाजिर होंगे। Stay with us. वेलकम बैक टू सुबह की सोच। आज है वर्ल्ड यूथ डे और वर्ल्ड यूथ डे में हम एक मुनफरिद चीज़ की बात करेंगे, एक मुनफरिद तरह से आपको एक नौजवान से बात करवाएंगे। लेकिन इससे पहले हम हसनैन बात करेंगे, बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट फैसला आज आने वाला है। वो फैसला क्या है? सियासत से रिलेटेड है, लेकिन फैसला बहुत अहम है जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में वोटों की दोबारा गिनती से मुतल्लिक फैसला आज सुनाया जाएगा, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा सरबराही करेंगे और 3 रुकनी बेंच आज ये फैसला सुनाने जा रहा है। आपको पता है कि ये फैसला हसनैन कौन सा है? जब से इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद धांधली का एक शोर था। जब धांधली का शोर शुरू हुआ तो उसके बाद से फिर जो हलकों के हवाले से एक बात चल रही थी कि इस हलके में इतने वोट और इस हलके में इतने वोट दोबारा से गिनती कराई जानी चाहिए। और NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरांवाला और NA 79 गुजरांवाला में एतराजात किए गए थे और पोलिंग स्टेशंस की दोबारा गिनती बारे अपीलों पर फैसला जो है वो आज सुनाया जाना था और यही फैसला जो है वो आज सुनाया जाएगा। तो अहम फैसला है। अब फैसला क्या आएगा और किस तरह से ये फिर इम्प्लीमेंट होगा, सबकी नजरें इस फैसले पर हैं और इस मुतालिक हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी मौजूद होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिशारत राजा से पूछे। राज साहब बताइएगा, आज एक बड़ा अहम दिन है, अहम फैसला आएगा और डेफिनेटली जब ये फैसला आएगा, जिस तरह गजल ने बात की, तो ये मुस्तकबिल के रास्ते भी खोलेगा कि फॉर्म 45 वाले चलेंगे या 47 वाले चलेंगे। क्या अपडेट्स है, प्लीज बताइए। जी, ये सुप्रीम कोर्ट में ये वोटों की दोबारा गिनती से मुतल्लिक फैसला है जो आज सुनाया जाएगा। इस केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज की सदराई में उस वक्त 3 रुकनी बेंच ने की थी, जिसपे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस नईम अख्तर शामिल थे। लेकिन आज जो फैसला सुनाया जाएगा उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और उनके साथ जस्टिस अकील अब्बासी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज की सदराई में ये बेंच आज फैसला सुनाएगा।
ये असल में ब्राइटो पर NA 154, लोधरा NA 50, NA 81 गुजरांवाला और NA 79 गुजरांवाला के ये तीनों हल्के हैं जिन पर ये फैसला सुनाया जाना है। तखवात से कबल जब ये तखवात हुए थे तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये इन जो NA 79 गुजरांवाला हल्का है इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने जो स्टे दे दिया था। ये तीनों हल्के बेहतर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, यहाँ से उनके कैंडिडेट जीते हुए हैं। लेकिन इन हल्कों के जो मुस्तरद शुदा वोटों का जो तरासब है वो एक अजीब व गरीब किस्म की वो उस तरह वो है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो उनका वो उनसे ज्यादा उसका कुछ तरासब बनता है। तो जो हारने वाले उम्मीदवार थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहले इसके खिलाफ गए थे। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोटों की दोबारा गिनती का वो फैसला दिया तो फिर वो लाहौर हाई कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ चले गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उसको मुअत्तल करार दिया था और फिर इन तीनों हल्कों के जो हारने वाले उम्मीदवार थे जो दूसरे नंबर पर थे वो उम्मीदवार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इस पर 4 से 5 समातें हुई थी और फैसला महफूज किया गया था जो आज सुनाया जाएगा। जी अच्छा बशारत, अब ये जो फैसला आज सुनाया जाएगा इस हवाले से आपको, जैसे अभी आपने खुद कहा कि PTI के ये जो है हल्के थे उनके उम्मीदवार जीते थे, क्या लग रहा है, क्या सफों में बात चल रही है, चाहे वो PTI हो या फिर हुकूमती सफे हो, या फिर आपको क्या लगता है कि किस तरह का फैसला आ सकता है? देखिए जी, ये एक फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देना है और ये एक क्यास है, एक ये तासर पाया जा रहा है कि अगर ये तीनों हल्के जो है वो जिस तरह ये लग रहा है कि जो मखसूस विशेषतों का फैसला आया है जो 12 जुलाई को फैसला आया था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई थी, उसके बाद ये एक तासर पाया जा रहा था जी कि किसी न किसी तरीके से वो जो मखसूस विशेषताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई हैं उसके अल्टरनेट कहीं ना कहीं से जो वो विशेषताएं हैं वो किसी न किसी तरह नून लीग को दी जाएंगी। तो ये इतिहास है, लेकिन बहरहाल ये फैसला का तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है और आइन और कानून के मुताबिक करना है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि जिस तरह पहले जब से चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस बने हैं तो उस वक्त से जो इंसाफ हो रहा है वो सबको नजर आ रहा है कि वो इंसाफ किस तरह हो रहा है। एग्जैक्टली यकीनी तौर पर ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, नजर आ रहा है। चले जी, बिशारत साहब ने अपने अल्फाज में हमें बता दिया कि क्या कुछ होने जा रहा है। हम प्रेडिक्शन तो कर ही सकते हैं, ज़ाहिर है यकीनी तौर पर फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है उसके पेश नजर हमने थोड़ी सी बात की है। साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज में आपको बताया था गजल के आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि फितरत की खूबसूरती से गहरा ताल्लुक रखते हैं। फितरत की खामोश जुबान को समझने वाले ये मुहिब्बे फितरत ना सिर्फ पौधों की दिलकशी से मुतासिर है बल्कि इनकी हिफाजत और अफजाइश में भी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। जी हाँ, वो जमीन की जरखेजी और फितरत के हसीन तवाजुन को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाते हैं और उसके साथ साथ वो पाकिस्तान सोसाइटी को भी चलाते हैं जहां वो दूसरों को भी पौधों की अहमियत और उनकी फितरत के साथ जुड़े रहने की एक तरकीब देते हैं और उनकी मेहनत और लगन हमें फितरत से करीब तर होने का मौका भी फराहम करती है। हमारे साथ मौजूद हैं जी असद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन, उनसे बात करेंगे। जी हाँ असद, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि कौन से पौधे जो हैं वो घरों में लगाने चाहिए, हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, और आपका इन सब से ताल्लुक कब से जुड़ा हुआ है? असद, आपको हमारी आवाज आ रही है? असद, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, जरा देखिएगा कोई म्यूट वगैरह ना किया हुआ आपने। और जो ही असद के साथ हमारा राब्ता होगा हम आपकी तरफ असद की तरफ आपको वापस लेके जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये जो टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज वर्ल्ड यूथ डे भी है, तो नौजवान नस्ल का इसमें कितना किरदार होना चाहिए, कितना आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, ये भी एक अहम सवाल है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने देखा है कि नौजवान आजकल ना बुक्स की तरफ जाते हैं, ना पौधे की तरफ जाते हैं, ना खेती बाड़ी की तरफ जाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अपने गैजेट्स के साथ जुड़े होते हैं, सोशल मीडिया पे जुड़े होते हैं, डिफरेंट एप्स पे मौजूद होते हैं। लेकिन इस लम्हे में क्योंकि जो ही हमारी असद आपको आवाज आ रही है? असद, आपको हमारी आवाज आ रही है?
मेरा ख्याल है असद को तो हमारी आवाज आ रही है, लेकिन जिस तरह हमें खबरें मिल रही हैं ऊपर पीसीआर से कि असद बताइएगा, हमारा सवाल तो आपने सुन लिया। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, हमें राब्ता नहीं हो पा रहा हमारा, हम फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन हसनैन, आपको पता है कि बहुत सी मुहिम्स वगैरह शुरू की जाती हैं, स्कीम्स शुरू की जाती हैं। यहाँ तक कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें ऐप्स का भी जिक्र था कि हम ट्रैक एंड ट्री के हवाले से एक ऐप भी लॉन्च करेंगे। लेकिन हमने उमूमन देखा है कि इनका सबका कोई फायदा नहीं होता। हमेशा से पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन फिर उनकी देखभाल नहीं की जाती, उनके ऊपर कोई कंसिडर नहीं किया जाता, और फिर आपका जो मकसद है वो आपको हासिल नहीं होता। और यकीनी तौर पे यूथ का इस तरफ आना बहुत ही ज्यादा लाजमी है। सब्जेक्ट आज हमारा यही है कि यूथ को ये तमाम तर काम करने चाहिए, अपने गैजेट से निकलना चाहिए। ये जो फितरत के करीब चीजें हैं गजल, ये जब हम करते हैं ना तो हमारी अपनी भी अफजाइश होती है, अपने लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि फितरत के करीब चीजें करने से इंसान को एक खुशी मिलती है जो कि गैजेट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। और हमने देखा है कि गैजेट के साथ या सोशल मीडिया के साथ आप जितना ज्यादा एसोसिएटेड होंगे उतने ज्यादा आप मटेरियलिस्टिक होते जाते हैं, चीजों के बारे में चूजी होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इन एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं तो फिर एक ग्लोबल गवर्नमेंट जो है। असद, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा असद, ये बताइएगा कि आपसे हमारा राब्ता तो अब हो चुका है, जिस तरह गजल ने आपसे सवाल किया था कि आप ये तमाम तर चीजें कर रहे हैं जिसका हम इंट्रो दे रहे थे पौधों के हवाले से, और फितरत के साथ आपका जो गहरा ताल्लुक है ये कब शुरू हुआ और किस तरह से आप ये तमाम तर काम को कंटिन्यू रखते हैं? ओके, तो जब से मैंने होश संभाला है उस वक्त से नेचर से कनेक्शन रहा है, चाहे वो हो या प्लांट्स हो, मैं रखता हूँ और उनके बारे में रिसर्च करने का हमेशा से शौक रहा है। तो फिर जाहिर सी बात है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो उसी तरह के आपको लोग मिलते जाते हैं, उसी के रास्ते खुलते जाते हैं। तो इसी तरह से बस शौक आगे बढ़ता गया। और जहाँ तक आपने पूछा कि हाउस प्लांट्स कौन से रखने चाहिए, कौन से एयर को प्योरीफाई करते हैं, तो देखें देयर इज अ ह्यूज लिस्ट, और नासा ने बल्कि एक लिस्ट बनाई हुई है जिसके थ्रू आप वो प्लांट्स के बारे में जान सकते हैं जो एक्चुअली एयर को बहुत ज्यादा प्योरीफाई करते हैं। और वैसे तो प्लांट्स तकरीबन सारे ही जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे होते हैं। तो आपका जितने भी इंटरेस्ट हो, बहुत सारे जॉनराज हैं, बहुत सारी वैरायटीज हैं, आप उस प्लांट को अपने घर में रख सकते हैं और इंशाल्लाह आपके एनवायरनमेंट के लिए बेहतर ही होगा। तो असद, आपको लगता है ना कि एक हमने देखा है कि हमेशा से हम ये पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो दरख्त होते हैं उनको लगाना, पौधों को लगाना, ये उसको माहौलियाती आलूदगी की बहुत ज्यादा जो है वो कम करते हैं। लेकिन हमने उमूमन देखा है, यूजुअली ऐसा ही होता है, जब भी दरख्त या फिर पौधे लगाए जाते हैं उसके बाद उनकी वैसे टेक केयर नहीं की जाती, उनका ख्याल नहीं रखा जाता, और फिर जो मकसद होता है वो में हासिल भी नहीं होता। देखें, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि जाहिर सी बात है कि अगर आपने कहीं दरख्त लगाए हैं तो उनकी भी टेक केयर भी करनी जरूरी है, और जाहिर सी बात है कि ये चीज टाइम मांगती है। तो उसके लिए तो बड़े स्केल पे जब हम काम करते हैं तो वो गवर्नमेंट ही किसी इदारे को डेवलप कर सकती है, या फिर जो यंग हॉबीस्ट हैं उन्हीं को कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर बना के और उनको प्रमोट करें ताकि वो इस चीज को आगे लेकर चल सकें, अगर वो खुद नहीं कर सकते। बिकॉज ये चीज होती है इंटरेस्ट से और नॉलेज से। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी को हायर करते हैं तो उसके पास प्रोबेबली वो वाली नॉलेज ना हो शायद, और वो उस तरह से उस इंटरेस्ट से उस चीज को मेंटेन ना कर सके। तो अगर गवर्नमेंट अच्छी सैलरी प्रोवाइड करे तो यंग लड़के हैं जो इस चीज में जाना चाहेंगे, और वो काम क्यों नहीं करेंगे? वैसे यंग लड़के तो जो इस चीज में जाना चाहते हैं, असद आपकी तरह के लड़के, वो मशले राह हैं सबके लिए, क्योंकि आज हमने देखा, जिस तरह मैं गजल से बात कर रहा था, कि ज्यादातर लोग तो गैजेट्स के साथ, सोशल मीडिया के साथ अपनी एसोसिएशन रखे हुए हैं। इस तरह के काम तो हमें पाकिस्तान में इक्का दुक्का लोग ही करते हुए नजर आते हैं। नहीं, देखें, लोग काफी हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें ना ओवरऑल लोगों से, ओवरऑल तो फिर वो आपकी 10% भी नहीं बनेगी ना सर। एग्जैक्टली। तो दिस इज द इशू। अब ये इशू कहाँ से शुरू होता है? देखिए, ये इशू होता है ग्रास रूट लेवल से शुरू, कि जब हम स्कूल्स में बच्चों को नेचर स्टडीज नहीं पढ़ाएंगे, जब उनको सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, हमारे यहाँ नेचर से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं आता और उनको सिखाया नहीं जाता। तो जब उनको सिखाया नहीं जाएगा, उनको पता नहीं चलेगा, तो फिर वो आगे चल के इस तरफ जाएंगे नहीं। यकीनी तौर पर, और हमारा ये हमारा कुदरत का एक अनमोल तोहफा है जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया है, लेकिन हम फिर भी दरख्तों को काट देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि आने वाली नस्लों के लिए हम इसको कितना ज्यादा ये इफेक्टेबल हो सकता है। तो असद, एक चीज आप नहीं समझते कि हुकूमती सतह के ऊपर भी कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए, कोई करारदाद होनी चाहिए, कोई आइन होना चाहिए कि जब भी आप घर बनाएं तो उसमें आप एक हिस्सा जो है वो ग्रीन बेल्ट का छोड़ दें। जब सबको ये पता
होगा कि ये लाजमी है, आपको करना है, तो फिर सब करेंगे, क्योंकि ऐसे अगर किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होगी तो वो फिर इस चीज को छोड़ ही देंगे। देखें, अगर ये इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि अगर आप जिम्मेदारी बना देंगे सबकी तो वो शायद कर लें, लेकिन ये चीज शौक से होती है। आप जिम्मेदारी बनाएंगे ना तो लोग यहाँ रूल तोड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो शायद जो कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे कि अब तो ये रूल बन गया, अब नहीं करना हमने। तो रूल्स वैसे भी पाकिस्तान में फॉलो ही नहीं होते। बच्चों को सिखाना चाहिए इसके बारे में स्कूल में सबसे पहले। दूसरी बात, गवर्नमेंट तो चले अपना काम करेगी, वो रोड साइड पे दरख्त लगा लेंगे या जो भी, लेकिन आप खुद अपने घर में, मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनके घर में प्लांट्स नहीं होते, और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी घर में प्लांट्स नहीं है तो वो घर ही नहीं है, क्योंकि उधर जिंदगी नहीं है। आप इंसान है, सही है, रह रहे हैं, लेकिन ये एक इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, आपके अपने लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम आजकल गैजेट का इस्तेमाल करते हैं और दीगर चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से प्लांट्स बहुत जरूरी है टू बी देयर इन योर हाउस। अच्छा असद साहब, आपकी जो बैक साइड पे बिल्कुल प्लांट लगे हुए हैं, मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन से प्लांट्स हैं और ये कहाँ से आपने लाए, क्योंकि आपकी तो हॉबी भी मुझे लगती है, और इनमें कौन से स्पेशल प्लांट्स हैं, जरा दिखा भी सकते हैं? आपको बस सही, हम आपको फुल विंडो पे भी दिखा सकते हैं अगर आप हमें प्रॉपर उसका इंट्रोडक्शन करवाना चाहें। हाँ श्योर। ये देखें, ये बॉन्साई है। दिस इज एन आर्ट कि जिसमें बड़े दरख्तों को ट्रे में रखकर कॉम्पैक्ट फॉर्म में ग्रो किया जाता है। यहाँ पे जो मेरे इस साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये टैमरिंड यानी इमली का एक फॉरेस्ट है। उसके अलावा कुछ प्लांट्स मैंने यहाँ पे भी रखे हुए। देखें, जब आपका शौक बढ़ता है और आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो उस वक्त फिर आप थोड़ा सा ऊंचा कीजिएगा इसको। जी थोड़ा सा अपने जी। दिस इज कॉल्ड फिलोडेंड्रॉन पिंक प्रिंसेस गैलेक्सी, और ये इस वक्त रेयर प्लांट्स में आता है। तो जब आपकी हॉबी ग्रो होती है, आप इस तरह के रेयर प्लांट्स रखते हैं। या फिर जैसे ये है, दिस इज फिलोडेंड्रॉन ऑरेंज प्रिंसेस, ठीक है। इस तरह के प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हैं। और कुछ खूबसूरत पॉट्स में, जैसे कि ये सेंसिवेरिया लिटिल विंग्स है, ये एक बड़े खूबसूरत से पॉट में मैंने लगाया हुआ है। इस तरह के प्लांट्स भी आप घर में ग्रो कर सकते हैं। एयर को भी प्योरीफाई करते हैं सेंसिवेरिया जो होते हैं। और अगर कुछ लोग होते हैं कि जी हम बहुत ज्यादा मिट्टी या पानी नहीं चेंज कर सकते, तो उनके लिए इस तरह के एयर प्लांट्स भी होते हैं। और इन एयर प्लांट्स को सिर्फ वाटर मिस्टिंग स्प्रे चाहिए होता है, नथिंग मोर देन दैट। तो इसको आप कहीं भी हैंग करके ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। ऑप्शंस है जी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक हो गया असद, और जिस तरह आप हमें सब चीजें दिखा रहे थे, आपकी हॉबी है और मैं समझता हूं कि आप जैसे लोगों को इसको कंटिन्यू करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। असद फारूक से हमने आपकी मुलाकात करो, और ये है एक पूरी नेशन के लिए कि आप अपनी हॉबीज इस तरह की भी रख सकते हैं जो कि पूरे इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी हो। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, और आज आपको मिलवाएंगे ऐसे नौजवान से, पाकिस्तानी नौजवान से जो रियल मैड्रिड ग्रेजुएट स्कूल से कोचिंग एंड मैनेजमेंट में मास्टर कर रहे हैं। और ना सिर्फ हसनैन ये स्पोर्ट्स एजुकेशन को जारी रखे हुए हैं, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान नेशनल फुटसाल टीम को भी रिप्रेजेंट किया है। जी हाँ, और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमाद खान, जो कि फुटबॉल प्लेयर भी हैं। इमाद, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बड़े दूर जाके आप स्कूलिंग कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बस पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें कर ली थी, तो मैंने कहा बाहर जाके सीख के आऊँगा और फिर पाकिस्तान में सिखाऊंगा, तो उसकी एक अलहदा काम होता है। तो उसी के लिए बस गए थे, और साल का मेरा मास्टर्स था, और अभी वापस बस हफ्ता पहले। और बाहर जाके जब आप सीख के आए हैं तो खुद पे भी इम्प्लीमेंट करना है या सिर्फ सिखाना ही? खुद पे भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अभी तो आप यंग लग रहे हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं। आई स्टिल वांट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इंशाल्लाह इन द कमिंग ईयर्स। और जो चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी हैं वो मैं जब तक अपने पे नहीं इम्प्लीमेंट करूंगा तो मैं एफिशिएंटली किसी और पे भी नहीं कर सकूंगा। सबसे पहले खुद पर इम्प्लीमेंट जरूरी है। तो अच्छा इमाद, ये बताएं कि जैसे कि आपको पता है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इससे काफी दूर है, कुछ समझ नहीं आती, तो स्पोर्ट्स एजुकेशन कितनी ज्यादा जरूरी है? हम असल में अभी तक पाकिस्तान एक स्पोर्टिंग नेशन सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि हमारे अंदर एक वो चीज़ नहीं है कि हम स्पोर्ट्स एजुकेशन को परसू करें। जब तक हमारे पास स्पोर्ट्स एक्सपर्टीज, और हम बाहर से पढ़ के नहीं आएंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं देखेंगे कि बाहर किस तरीके का काम हो रहा है, क्या चीज़ें आजकल के हमारा
आप कोई भी स्पोर्ट ले लें, उसका ग्लोबल बिजनेस और हमारा जो लोकल बिजनेस है उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। Exactly. और उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी कोचिंग एजुकेशन और हमारी स्पोर्ट्स एजुकेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री आपको मास्टर्स लेवल पे पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। स्पोर्ट्स साइंसेस की शायद आपको मिल जाए, लेकिन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और स्पोर्ट्स साइंस भी जहाँ पर है वो आउटडेटेड करिकुलम है, और आउटडेटेड करिकुलम के साथ आप स्पोर्ट्स की फील्ड को या इकोनॉमी बिल्कुल, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो इकोनॉमी पे है, तो स्पोर्ट्स इकोनॉमी तभी बेहतर हो सकती है जब आपके पास एक्चुअली में एक वेल एजुकेटेड लोग हर फील्ड में, ना कि सिर्फ फुटबॉल, स्पोर्ट, क्रिकेट, जो भी स्पोर्ट्स आपने टारगेट करनी है उसमें बैल लोगों को भेजें, पढ़ के आए तो वो फिर आके यहाँ पे सिस्टम ठीक है। ट्रू। अमाद, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगा। हम अगर आवाम को बताएंगे ना, किसी को समझ नहीं आती, ये फुटबॉल और फुटसॉल में फर्क क्या है? सर, फुटसॉल एक ऐसी स्पोर्ट है जो इंडोर खेली जाती है वैसे बेसिकली तो, लेकिन पाकिस्तान में ऑब्वियसली हमारे पास फुटबॉल की फैसिलिटी नहीं है, तो फुटसॉल की फैसिलिटीज भी कम है। फुटसॉल होती वुडन फ्लोर पे और उसके रूल्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं। उसमें 5 लोग होते हैं, फुटबॉल में 11 on 11 होता है, फुटसॉल में 5 on 5 होता है, और उसकी बॉल छोटी होती है, लो बाउंस होता है, उसमें बॉल में बाउंस नहीं होता, फुटबॉल की बॉल में सही बाउंस होता है। तो और बहुत मतलब टोटली डिफरेंट स्पोर्ट्स, आप ऑल टुगेदर टोटली एक डिफरेंट स्पोर्ट्स, उनको खेलने का तरीका अलग है, उसकी कोचिंग अलग है, उसकी ट्रेनिंग अलग है, दोनों स्पोर्ट्स की। लेकिन एक यंगर एज पे अगर आप बच्चे को फुटसॉल खिला रहे हैं तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है अगर उसने फुटबॉल की डेवलपमेंट आगे कर जल्दी पिक कर लेगा जी, क्योंकि वो एक छोटा कोर्ट है और बच्चों के लिए वैसे भी उनकी टेक्निकल एबिलिटीज पे काम ज्यादा जरूरी होता है, और फुटसॉल में टेक्निकल एबिलिटीज ज्यादा आपको नजर आएंगी बजाय के फिजिकल फिटनेस। और जिस तरह फुटबॉल में हम देखते हैं प्लेयर्स बहुत ज्यादा फिजिकली फिट होते हैं, उन्होंने भागना बहुत ज्यादा होता है, तो वो फुटसॉल में ये होता है कि आप बच्चों को छोटी है, और जितने आप इंटरनेशनल फुटबॉलर्स देखेंगे वो रिकमेंड करते हैं कि आप छोटे बच्चों को यंग एज पे फुटसॉल खिलाएं। तो पाकिस्तान में अब जैसे कि अभी आपने खुद बताया कि ये चीज है ही नहीं, तो कितनी किस हद तक जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत है असल में फुटसॉल में। पाकिस्तान में तो फिर भी हमारी फुटसॉल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी हुई है, क्योंकि जिस टाइम पे हमें फीफा का बैन हम फेस कर रहे थे, हमने 5-7 साल फीफा का बैन फेस किया, ना लीग्स हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो ये फुटसॉल ही एक ऐसी चीज़ थी जिसने पाकिस्तान की फुटबॉल को थोड़ा सा सहारा सर्वाइव करती रही है किसी ना किसी तरीके से। 18 काफ़ी सारे रियल एस्टेट जाइंट्स आए फुटसॉल की, उसमें उन्होंने प्लेयर्स को पे करना शुरू किया, और वहाँ से ये फुटबॉल का रिवाइवल शुरू हुआ है हमारे फुटसॉल से, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो हम ये ऑस्ट्रोटर्फ की पिचेस आप पूरे पाकिस्तान में हर जगह देखेंगे आप, तो उसकी वजह से गेम आपकी सरवाइव कर गई है, वरना क्योंकि इतना सारा बैन था, ना लीग्स थी, कुछ भी नहीं था, तो वो सारे प्लेयर्स फिर अपनी फोकस उन्होंने फुटसॉल पे रखा है। और अब हमें ज़रूरत है कि हम इंडोर कोर्ट्स बनाएं और प्रॉपरली उस सारी चीज़ को आप ट्रांजिशन दें फ्रॉम आउटसाइड टू इंडोर। अच्छा सर, आपने देखा होगा स्ट्रीट चाइल्ड की हमारी टीम जहाँ पे भी जाती है वो झंडे गाड़ती है, कि रनर अप आती है, कि विनर आती है। स्ट्रीट चाइल्ड में हम अच्छे क्यों हैं और हम दूसरी टीम में बहुत ही पीछे क्यों हैं? इसकी क्या वजह है? क्योंकि स्ट्रीट चाइल्ड में हम जाते हैं और हम खेलते हैं। बाकी अभी आप देखें एशियन अंडर 17, अंडर 19, अंडर 21 तीनों में से पीएफएफ ने हमारी टीम्स निकाल ली हैं, हम जा ही नहीं रहे। अगर हम जाके रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे, खेलना ही नहीं शुरू करेंगे टूर्नामेंट्स, तो हमें अपनी वैल्यू का ही नहीं पता लगेगा कि हम स्टैंड किधर करते हैं, एटलीस्ट अपने कॉन्टिनेंट में ही किधर स्टैंड करते हैं। और आप सीनियर टीम सिर्फ भेजेंगे तो वो सीनियर टीम्स आधी से ज्यादा तो डायस्पोरा प्लेयर्स पे वो है कि 8-9 प्लेयर्स हमारे बाहर से आते हैं, कुछ यहाँ से जो पूरा वक्त कभी आपस में साथ नहीं खेले, तो हम उनसे रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आपने रिजल्ट एक्सपेक्ट करना है, आप 5-7 साल अंडर 17 से शुरू करें, उनको टूर्नामेंट्स खिलाएं, विद इन 7 years वो अंडर 23 पहुंच जाएंगे या अंडर 25 पहुंच जाएंगे, तब आप उनसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करें कि आपको एटलीस्ट वो कॉन्टिनेंट में कोई रिजल्ट देंगे। तो क्या ऐसा इंटरेस्टिंग किया जा सकता है कि नौजवान नस्ल को इस तरफ राग़िब किया जाए, तवज्जो दिलाई जाए? मैं आजकल काफी सारी कैंपेन कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग हैं अब जो बाहर से पढ़ के आए हैं, लेकिन ये अब हुकूमत का या फेडरेशंस का काम है कि आप उनको एग्जैक्टली मतलब अभी हर पढ़ा लिखा बंदा मुझसे पूछ रहा है कि आप वापस क्यों आए। अब मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं इसी के लिए गया था कि मैं वापस आके इधर काम करूँ, कुछ करना वहाँ तो मुझे रियल मैड्रिड में भी जॉब मिल रही थी, हर जगह जॉब, तो हम वो सारी चीज डिच करके पाकिस्तान आते हैं सिर्फ इस ख्वाब से कि इधर हमें कोई सपोर्ट मिलेगी, कोई इन्वेस्टर मिलेंगे, गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे, कोई प्रोजेक्ट्स अंडर प्रिविलेज के लिए करेंगे।
तो हमारे लिए पैसा और वो चीजें हमें बाहर मिल सकती थी, लेकिन हम वापस आ रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हम मतलब एटलीस्ट हमें रीच आउट करें, कंसल्टेंसी ले लें। हम पढ़ के आए हैं, तो आप पढ़े लिखे बंदों को नहीं यूटिलाइज करेंगे तो आप फिर किसको? आप वही चाहते हैं कि वही 30 साल 40 साल पुराने जो प्लेयर्स यहाँ पाकिस्तान में खेलते थे अभी वही चला रहे हैं सिस्टम सारा। तो या तो आप फिर उनको पढ़ने भेज दें, उनको पढ़ाएं तो सही ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। मतलब हम 40 50 लाख रुपए की डिग्री करके आते हैं और हमने बड़ी स्ट्रगल की है। मैंने 4 साल इंतजार किया, फंडिंग इकट्ठी की, यहाँ से करके गया और मेरे सर के बगैर मैं ये डिग्री कर ही नहीं सकता था। तो वो एक फाउंडेशन है जो एक एक्चुअली स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। तो इसी तरह की चीजें जरा बात सामने आनी चाहिए। बात एक तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और ये इमाद हैं, इनको आप राब्ता कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स हमें देख रहे हैं ये काम करने के लिए तैयार हैं, आपकी फुटबॉल को उठाने के लिए तैयार हैं। जिस तरह इमाद ने बताया कि सिर्फ ये नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियाल मैड्रिड से या डिफरेंट और जो फुटबॉल के रिकग्नाइज्ड स्कूल हैं वहां से पढ़ के आए और इनकी जो एबिलिटीज हैं उनसे फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि ये खुद कुछ करना चाहते थे, अगर ये सिर्फ अपना सोचते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नौजवानों का और पाकिस्तान का सोचा है। तो बहुत शुक्रिया इमाद, आप आए और आपने बताया जिस तरह आप मुहिम चला रहे हैं। तो यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी हाँ नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसमें आपको भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आज हमारे खुसूसी सेगमेंट में हम बात करेंगे दुनिया के 12 सितारों के बारे में और जानेंगे कि आइंदा दिनों का हाल क्या होने जा रहा है। जी हाँ, ये जो सेगमेंट है इसमें हम स्टूडेंट्स के बारे में जानते हैं कि स्टूडेंट्स की स्टडीज कैसी रहेंगी। फिर गजल हम जानते हैं कि जो लोग मौशी हालात से परेशान हैं उनकी मईशत कैसी रहेगी। हाँ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। और इस पूरे सेगमेंट में जो हमें एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं। सिर्फ आपने करना ये है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है और उसके बाद अजीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे आप तमाम तर सवालात कर सकते हैं। और आप भी क्योंकि आज आप यहाँ पे मौजूद है तो आप भी कुछ पूछ सकती हैं अगर पूछना हुआ कि मेरे आने वाले दिन कैसे होने जा रहे हैं, आने वाले दिन आपके कैसे हो जा रहे हैं। और ये 051-890-1008 और 051-2624-946 ये नंबर्स हैं जहां पे आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवालात हमें बता सकते हैं और हम उनके जवाबात जानेंगे। अपने जो माहिर फल्कियात हैं अजीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम साहब, आज थोड़ी सी देर कर दी आपने आते आते, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप बताइए कैसा गुजरा आपका पिछला हफ्ता, उसके बाद हम आपसे अगले हफ्ते की पूछते हैं। जी वालेकुम सलाम, सब ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। और पिछला हफ्ता तो बारिश की नजर हो गया और काफी सारी बात। ठीक, शेख साहब अगर आपको हमारी आवाज आ रही है? जी शेख साहब आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है जी। जरा सर एरीज से स्टार्ट करते हैं फिर, क्योंकि हमने आज नंबर भी दिया हुआ तो सवाल आ जाएंगे तो फिर आपसे सवालात भी पूछेंगे हम। जी ठीक हो गया, एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं। एरीज का जो ये बड़ा वीक स्टार्ट हो रहा है और बड़ा अच्छा उनके लिए बड़ा प्रोडक्टिव वीक है। दो चीजें जैसे आप बताते जो कहते होते हैं कि सारे सेक्टर्स को हम कवर करें, उसमें ये है कि खास तौर पे ये वीक उन पेशेंट्स के लिए जिनकी कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही थी या ऐसी कोई चीज चल रही थी जो ठीक नहीं हो पा रहा था काफी अरसे से। ये वीक एक ऐसा वीक है जहाँ पे जाके उनके हेल्थ के इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो सकते हैं, वो अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं, कोई नई मेडिसिन सजेस्ट हो सकती है। यानी कि ये वीक उनके लिए बेहतर है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, जिनकी स्टडीज ऑब्स्ट्रक्ट हुई थी या पेपर में कोई अच्छी चीजें अच्छे नंबर नहीं आए थे, उनको एक नया वे आउट मिल सकता है, नए टीचर मिल सकते हैं, या इस हफ्ते में ये हो सकता है कि उनको बेहतरी के चांसेस मिल सकते हैं। एडमिशंस वगैरह का दौर है, ये सारी चीजें जहां वो चाह रहे थे उनको अच्छे एडमिशन मिल सकते हैं। वो स्टडीज तो वैसे ही रुकी हुई है ऑफ डेज की वजह से। अभी नया वीक स्टार्ट होगा तो वहां पे जाके स्टडीज होंगी। दूसरा ये है कि जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो चीजें कर रहे थे या सोच रहे थे काफी अरसे से, इस हफ्ते में नए वेंचर्स, नई चीजें, नए काम कर सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो सकती हैं इस वीक में। ओवरऑल ये एक प्रोडक्टिव, अच्छा, बेहतर और पॉजिटिव वीक है एरीज के लिए। अच्छा, पॉजिटिव वीक है। और एरीज वाले सुन ले कि उनके हेल्थ इश्यूज जो है वो भी रिजॉल्व होने वाले हैं। नेक्स्ट आवर के हवाले से बात करेंगे जो कि हसनैन आपका भी है और जरा गौर से सुनिएगा। तो टॉरस के बारे में हम बात करेंगे। अब इसके बारे में क्या प्रेडिक्शन है नेक्स्ट वीक के हवाले से?
टॉरस के बारे में मैं ये बता दूं कि टॉरियंस का भी अच्छा वीक, पिछला वीक बहुत सारे जो ज़ोडिएक साइंस थे उनके लिए अच्छा नहीं था। ये वीक बहुत सारे जो ज़ोडिएक है उनके लिए अच्छा है, क्योंकि मून और बाकी प्लैनेट जो है वो अपनी अच्छी पोजीशंस में आ गए हैं और ये वाला वीक अच्छा गुजरने वाला। टॉरस के बारे में बता दूं कि ओवरऑल टॉरियंस जो है जी जी, अब तो शेख साहब आज जी पहले भी अच्छा गुजरता है जी शेख साहब पहले भी अच्छा गुजरता है, लेकिन ये है कि फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारने वाले हैं। एक्सपेंसेस होंगे लेकिन फैमिली पे होंगे, एसेट बनेंगे, नई चीजें आएंगी, गेट टुगेदर्स होंगे, ये सारे काम इस वीक में होने वाले हैं टॉरियंस के। तो गेट टुगेदर्स आप करने लगे? हाँ नहीं, ये हसनैन ने बताना कि ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है कि कोई हेल्थ के इश्यूज कोई ऐसे मेजर नहीं है, मेजर माइनर कोई भी नहीं है, ऐसे कोई चीज नहीं है। पैसे वैसे भी आएंगे इस वीक में। अच्छा, इस वीक में टॉरियंस की जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। आज से जो वीक स्टार्ट हो गया है, मंडे से जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। जैसे लगता है कि हसनैन की जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ गई है, तो बहुत सारे सैलरी आएगी तो सर वैसी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हाँ, लाजमी बात है। इस वीक में जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ जाएंगी, चीजें अच्छी होंगी, प्रोडक्टिव होंगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी चिल करने की जरूरत है। अभी कोई इतना ज्यादा उनकी लाइफ में टॉरियंस खासतौर पे हाँ कोई ऐसा कोई थ्रिल नहीं है उनकी लाइफ में, कोई ऐसी चीज नहीं है। और खास तौर पे दो चीजें, एक और बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है। जो टॉरियंस इस वक्त कमा रहे हैं, बैचलर्स हैं, लड़के लड़कियां, उनकी शादियों के प्रपोजल के सिलसिले बन सकते हैं इस वीक में। अच्छा प्रोडक्टिव वीक है। और इस वीक में जो आउट ऑफ कंट्री से प्रपोजल आए वो ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक, शेख साहब आपने तो टॉरियंस के लिए बड़े अच्छी चीजें बताई हैं। अब जय वाले से बताइएगा जो कि 21 मई से जून 20 तक होगा। जी शेख साहब, आज आपका मौसम बड़ा खराब है। चेंज करने के बारे में अच्छा नहीं, मुझे नहीं आइडिया, मेरा शायद नेटवर्क का मसला होगा। जी जी, अभी ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? जी प्लीज प्लीज कंटिन्यू मुझे जी जी बिल्कुल। वाकई मौसम खराब लग रहा है। स्विंग में है कि जगह चेंज करें। और जगह चेंज करने के बारे में, चेंज ऑफ प्लेस जो है उनकी हो रही है। इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रही थी जो पिछले वीक में या पिछले 15 डेज में, इस वीक में चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं, कर ली होगी जेमिनी ने। और ये वीक अच्छा है, प्रोडक्टिव है, बेहतर है, चीजें बेहतर हो सकती हैं। नए वेंचर्स, नई जॉब ऑफर्स और नए बिजनेस, ये सारी चीजें हो सकती हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो नई स्टडीज को, इनके जो पहले जो पढ़ रहे थे जी जी, जो चीजें काफी सारी उनके लिए बेहतर है, प्रोडक्टिव है। हेल्थ के कोई ऐसे इश्यूज नहीं है इस वीक में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह के ये वीक जो है काफी सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए पॉजिटिव है। एक दो के लिए थोड़ा सा ट्रबल करेगा, लेकिन कोई इतना ज्यादा नहीं करेगा। ठीक, सही बात। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो कि जून 21 से जुलाई 22, कैंसर के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? जी, कैंसरियंस के बारे में थोड़ा सा इनको अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे जाके इनके हेल्थ के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई इतने ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़े बहुत हो सकते हैं। उसका ख्याल रखें, अपने एक्सपेंसेस का ख्याल रखें। जो कैंसरियंस ट्रैवल करना चाह रहे हैं या जो मेडिसिन से रिलेटेड है या जिनका ऑपरेट होने वाला है या ऑपरेट होने के चांसेस है इस वीक में, वो ऐसा करेंगे इस वीक में डिले करने की कोशिश करें। अगर कोई बहुत अर्जेंट है तो फिर ठीक है, लेकिन ये है कि अगर डिले कर सकते हैं तो डिले करना जरूर चाहिए। इस हफ्ते में कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें चीपाड़ हो, कटिंग हो या कोई सही सही। ठीक हो गया शेख साहब। शेख साहब, हाँ, आज आपकी तरफ कुछ सिग्नल प्रॉब्लम ज्यादा है, जरा लियो के हवाले से भी बताइएगा। जी, लियो के बारे में बता देता हूँ कि लियो जो है वो इस वक्त थोड़ा सा ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं। ट्रैवलिंग हो जाएगी इस वीक में, ट्रैवलिंग बेहतर होगी, चीजें बेहतर हो जाएगी। ट्रैवलिंग बेहतर हो सकती है अब लियो वालों के लिए नेक्स्ट वीक में। इस वीक में, ओके, इस वीक में। शेख साहब जी, इस वीक में। और इस वीक जी 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 प्लीज, इस वीक में शेख साहब आज आपके मौसम की वजह से आपकी कॉल मिला लेते हैं, क्योंकि आपकी आज जो वीडियो है उसमें काफी ज्यादा
सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, मानसून की वजह से असरात पड़ गए मेरे ख्याल मोबाइल पे। बिल्कुल, और जो सूरत हाल है अभी तक की जो स्टार्स के हवाले से वो बता रहे थे कुछ के हेल्थ इश्यूज थे, मतलब जैसे कि उन्होंने खुद कहा कि ओवरऑल जितने भी साइंस हैं उनमें सब ठीक है, इक्का दुक्का जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज के हवाले से उन्होंने बताया, आपके स्टार के हवाले से बताया कि आपके एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ने लगे हैं। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे लेकिन वो कह रहे हैं कि आएंगे भी, ये भी एक एक्सपेंसेस तभी बढ़ेंगे जब पैसा आएगा तो। और दूसरी जो हेल्थ के हवाले से भी उन्होंने बताया कि ये बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग चीज थी कि हेल्थ इश्यूज जो है वो खत्म हो सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है, बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, तो जो हेल्थ इश्यूज मतलब आज जो मैं बीमार हूँ इसमें मेरे स्टार का कोई कसूर नहीं है, ये मौसमियाती बीमारी है। ये खत्म हो जाएगी, उन्होंने बताया कि वो खत्म हो जाएगी, बस थोड़ी सी ही है, और आगे भी जो साइंस आ रहे हैं उनसे मुतालिक भी जानेंगे। लेकिन हसनैन, मैंने एक चीज देखी है कि बहुत से लोग हैं जो इन प्रेडिक्शंस के ऊपर जो है वो यकीन भी नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग इसको सीरियस भी लेते हैं। जब से अजीम शेख साहब यहाँ पे मौजूद हैं तो हमारा पीसीआर हमसे बहुत दूर है, लेकिन कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। जरा शेख साहब जल्दी से विर्गो के हवाले से बताइएगा हमें। जी, वर्गो पे आदत नहीं है। वर्गो जो है इस वक्त अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। 2-3 चीजों की इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है और थोड़ा सा अपना हेडेक का और बाकी सारी जो फ्लू, नजला जुकाम जिस तरह वायरल हुआ हुआ आजकल, उसका थोड़ा सा ख्याल रखें। लेकिन जो वर्गोज पढ़ाई करना चाह रहे जो स्टूडेंट हैं उनको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। ये वीक जो जा रहा है, ये जो वीक स्टार्ट होगा, इस वीक में थोड़ा सा इनको फील होगा कि पढ़ाई नहीं हो रही या अपने आउट ऑफ फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अपना माइंड जो है उसको मेकअप करें, उसको थोड़ा कंपाइल करें और स्टडी की तरफ तवज्जो दें। और इस वीक में अभी जो प्रपोजल आ रहे हैं या बाकी सारी चीजें हैं उसमें ऐसा कोई भी सीन नजर नहीं आ रहा कि चीजें बेहतर हों। तो लिब्रा की बात कर लेते हैं, लिब्रा के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस है? जी, लिब्रा पे आ जाते हैं। लिब्रल जो है वो इस वक्त थोड़ा सा अपने आप को जो है ना वो थोड़ा सा लेजी कर रहे हैं चीजों को, और वहां पे जाके इनकी चीजें थोड़ी सी मिसमैनेज हो रही है। इसको मिसमैनेजमेंट को जरा अपने कंट्रोल करना है, चीजों को बेहतर करना है, चीजें इनके लिए बेहतर हो सकती हैं क्योंकि ये अपने जो भी काम कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर पा रहे, खासतौर पर जॉब और बिजनेस वाले जो हैं कि इनको रिजल्ट नहीं मिल रहे उस चीज के जो ये चाह रहे थे। तो अब रिजल्ट मिलने का टाइम थोड़ा सा आ रहा है, इस वीक में इनको रिजल्ट मिल सकते हैं, तो इसलिए कोशिश ये करें कि रिजल्ट जो आ रहे हैं, जो चीजें मिल रही हैं, जो चांसेस मिल रहे हैं उनको अवेल करें। और स्कॉर्पियो के हवाले से क्या सूरत हाल हो सकती है? जी, स्कॉर्पियो के बारे में बता देता हूँ। स्कॉर्पियो ट्रेवल कर रहे हैं इस वीक में, ट्रेवल हो सकता है इनका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल, दोनों चीजें हो सकती हैं। या जो ट्रैवलिंग करना चाह रहे थे और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स रुके हुए थे, तो ऐसी चीज थी जहाँ पे जाके उनको फेवर नहीं मिल रही थी, तो ये वीक उनकी फेवर का है। और खासतौर पे जो सर्विसेज में अपनी जगह चेंज करना चाह रहे थे या प्रमोशन का वेट कर रहे थे, उनकी प्रमोशंस हो सकती हैं, उनके लिए काफी अच्छा बेहतर सिलसिला यहाँ प्रमोशंस हो सकती हैं उनकी। ठीक। अच्छा सर, सेजिटेरियस के हवाले से क्या बताएंगे, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ सेजिटेरियस का गजल आजकल छाई हुई है, कभी जुर्म कहानी करती हैं, कभी न्यूज में होती है, मॉर्निंग शो भी कर रही हैं, तो इनका ये अगला हफ्ता कैसा गुजरेगा? हाँ जी, सेजिटेरियस जो है इस वक्त काफी अच्छे से पिछले तकरीबन 6 माह से स्ट्रगल में थे। अभी आके इनकी स्ट्रगल क्योंकि खासतौर पर पिछले 2 महीने में 3 महीने में काफी सारी चीजें जो है ना, काफी सारे वेंचर्स को देखना पड़ा है और कोई अप टू दी मार्क रिजल्ट नहीं मिले सेजिटेरियस को। लेकिन जैसे ही यहाँ से वीक स्टार्ट हुआ है, इस वीक से काफी सारी चीजें, नए वेंचर्स, वही बात है कि नया मॉर्निंग शो इन्होंने भी स्टार्ट किया, वैसे भी सेजिटेरियस, मैं खुद भी सेजिटेरियस हूँ, तो इसलिए यहाँ पे फाइनेंशियल कंसर्न बड़े अच्छे हो सकते हैं, आपको बड़े अच्छी फेवर्स मिल सकती हैं, नए लोग, नई टीम, नए बंदे मिल सकते हैं। लोग नई टीम ये तो मिल गई, वो कह रही है कि 1-2 दिन के लिए मिल गई है इनको। अभी बता रहा हूँ, आगे बताता हूँ ना कि इस वीक जो एंड आ रहा है, जुमेरात, जुमा हफ्ता, वहां जाके चीजें काफी सारी बेटर होंगी। आउट ऑफ सिटी ट्रैवल हो सकता है, निमरा की तरह इनको भी करा देते ट्रैवल, ये ट्रैवल हो सकता है। तो ये सारी चीजें बेहतर है और फाइनेंशियल कंसर्न खासतौर पे बड़े अच्छे होने वाले हैं। इस वीक में अच्छे रिस्पॉन्सेज आएंगे और जो आगे काफी सारे कुछ डेज में, 15 डेज में, 20 डेज में अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं इंशाल्लाह। सर जी, कैप्रिकॉर्न की जानिब जाइएगा। कैप्रिकॉर्न की तरफ जल्दी से आते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी सेहत का, अपनी फैमिली लाइफ का, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली लाइफ, मैरिटल लाइफ, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। कोशिश करें यहाँ पे जाके कोई ऐसा
मेस क्रिएट ना करें जिसकी वजह से आपको फैमिली लाइफ में, मैरिटल लाइफ में या सिबलिंग के साथ, पेरेंट्स के साथ कोई ऐसा झगड़ा हो या ऐसी कोई चीज हो जो परेशानी का बायस बने। हेल्थ का अपना ख्याल करें। ये वाला वीक जो है आपकी हेल्थ के लिए, फाइनेंशियल के लिए, पैसों के लिए, खर्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए कोई भी अननेसेसरी डिबेट, अननेसेसरी फूड इनटेक, बाहर से कोई भी ऐसी चीज लेने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। ये वीक रिलैक्स रह के सुकून से जैसे गुजर रहा है वैसे गुजारें। बता रहा हूँ, अननेसेसरी कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं। अलार्मिंग सिचुएशन है। और इक्वेरीज के हवाले से बताइएगा। इक्वेरीज के बारे में बता देता हूँ कि इक्वेरीज इस वक्त फुल स्विंग में पैसे कमाएंगे। इस वीक में पैसे आने के चांसेस हैं। जो पैसे रुके हुए थे, किसी से लेने थे, कोई ऐसी चीज थी जहाँ पे पैसे नहीं आ रहे थे और किसी को दिए हुए थे पैसे, पुराने लोन, वो आ भी जाएंगे और आपने अगर किसी को देने थे तो वो उतर भी जाएंगे। ये वीक एक पॉजिटिव, न्यूट्रल, अच्छा वीक है जिसमें आपके मामला जो खराब हुए थे बिजनेस के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से, जॉब के हवाले से, आपके हायर ऑफिशियल्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ टेंशन चल रही थी, वहां जाके चीजें काफी सारी बेटर होंगी और इस वीक में रिजॉल्व हो जाएंगी चीजें। बहुत सारी चीजें जो आप काफी अच्छे से करना चाह रहे थे, ठीक नहीं हो रही थी, आपसे मिसमैनेज हुई हुई थी, वो इस वीक में रिजॉल्व हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी और ये वीक काफी पॉजिटिव है के लिए। ठीक। सर नेक्स्ट स्टार की तरफ जाते हैं, पाइसेस। पाइसेस के ऊपर आ जाते हैं। पाइसेस इस वक्त अपने आप को बिला वजह परेशानी का शिकार करके बैठे हुए हैं। ये वीक उनके लिए पॉजिटिव है, अच्छा है, लेकिन वो बिला वजह परेशान होंगे। क्यों? ओवर बर्डन कर रहे हैं अपनी चीजों को, अपने मामला को, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी स्टडीज में। ये वैसा इनकी शादियां नहीं हो रही और बिला वजह परेशान सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हो रही। हाँ, लगता है वो भी गौर से मैंने कहा अवैध साहब का स्टार है और बिला वजह परेशान है। बिला वजह नहीं, बिला वजह परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि पाइसेस बहुत ज्यादा ओवर थिंकर है, एक चीज पे एक टाइम पे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो इसलिए अवैध साहब हो या पाइसेस हो, अवैध साहब तो वैसे ही मल्टीटास्किंग करते रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ओवर बर्डन इस वीक में रहेंगे। चीजों का प्रेशर होगा, काम का, फैमिली का, ट्रैवलिंग वीक, इनकी भी ट्रैवलिंग इस वीक में डोमेस्टिक ट्रैवल आ रहा है। तो इसलिए थोड़ी सी चीजें मिसमैनेज हो रही है। लेकिन जितना पाइसेस को कंट्रोल खुद से करना आता है, इस तरह कोई और इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये चीजें मैनेज कर देंगे और चीजें इस वीक में जुमेरात तक चीजें ठीक हो जाएंगी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इनके लिए बेटर हो जाएगा। ठीक हो गया। सर जी ये बताएं कि कोई अब अगले 2-3 दिन में पेट्रोल महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है? अच्छा, नहीं, पेट्रोल सस्ता होने के हमारे पास वैसे ये क्वेश्चन कल भी एक दोस्त ने किया था और पेट्रोल सस्ता हो रहा है। आपको 14 अगस्त से शायद तोहफा दे दें। तोहफा मिल रहा है। क्या बात है। मतलब अजीम शेख साहब आज अच्छे मूड में लग रहे हैं हमें। हाँ। ठीक। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। उस्मा ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मा, थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ मौजूद हैं जी। शेख साहब भी मौजूद हैं। सवाल क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम सबको, और जो मेज़ादी भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा सवाल ये है कि मेरे भाई का नाम है काशिफ और उनकी तारीख पैदाइश है 19 जुलाई 1992। तो वो 2 दफा बाहर गए थे, पहले इटली गए थे तो वापस आ गए थे 3 माह बाद, फिर दुबई गए थे 3 माह बाद वापस आ गए। सेट भी हो जाते हैं, काम भी मिल जाता है, लेकिन वापस आ जाते हैं। अब उनका दुबई सोबिया का वीजा आया है तो चंद दिन तक उन्होंने जाना है, तो बता दें वो सेट हो जाएंगे। और जी शेख साहब सवाल आ गया। उसमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब बताइएगा। हाँ जी, वो कि सऊदी अगर कहीं सेट नहीं हो पा रहे और अगर सऊदी जाते हैं तो वहां जाके पाक जमीन है, वहां जाके बिल्कुल अपने लिए दुआ करें क्योंकि ये खुद ही सेट नहीं होना चाह रहे। कैंसेरियन है और कैंसर जो है, कैंसेरियन जो है वो थोड़े से, बल्कि इनका जो हॉरोस्कोप बन रहा है मेरे पास, तो थोड़े से कंफ्यूज माइंडेड है। चीजों को 3-4 महीने देख के उसके बाद वापस आ जाते हैं, ऐसी कोई चीज हो जाती है। थोड़ा एग्रेशन का लेवल को कोशिश करें, गुस्सा कम किया करें। अपने भाई को कहें कि ये गुस्सा कम करें, अपने चीजों को मैनेज करें। कि जब भी आप कहीं जॉब करते हैं या किसी के अंडर काम करते हैं तो आप वहां पे मैनेज करके आपको चीजों को चलना पड़ता है। ठीक हो गया। अजीम साहब उनको मैसेज पहुंच चुका होगा। हमारे पास टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। वसीम अब्बास हमारे साथ मौजूद है तौंसा शरीफ से। वसीम बताइएगा। जी सर, मेरा सवाल ये है सर कि मेरी सिस्टर का मसला है, CKD पेशेंट है, किडनी की सर जी, और घर में और भी सब दुख चल रहा है। वालदा बीमार रहती है। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? चाह रहा हूँ कोई डेट ऑफ बर्थ। जी सर, डेट ऑफ बर्थ क्या है सिस्टर का? डेट ऑफ बर्थ सर 88 है सर। 88 कोई महीना याद है आपको? जी अपना अगस्त। और डेट? नाम क्या है सिस्टर का?
अगस्त का दिन कौन सा है? नाम क्या है? नाम याद नहीं सर पूरा। अच्छा, और नाम क्या है? जी, लैला बानो। लैला बानो है सर। 88 अगस्त का उन्होंने बताया सिर्फ, और उनको किडनी के मसाइल हैं। लैला बानो से मैं आपको ये बता देता हूँ कि 88 में लैला बानो का अगर देखा जाए तो खास तौर पे कोशिश करें कि अपने सदकात के ऊपर तवज्जो दे, सदका दे, खास तौर पे गोश्त का सदका दे, गरीबों को खाना खिलाएं। सदके की कमी है, दुआ की कमी है थोड़ी सी। वैसे तो थोड़ी सी दुआ भी बहुत होती है, लेकिन कोशिश करें कि सदकात दें। इन चीजों से आपके घर पे जो परेशानी है, वालदा भी बीमार है और बहन भी बीमार है, कारोबार भी इनका नहीं चल रहा होगा, जो कारोबार जो काम कर रहे हैं वो भी नहीं चल रहा होगा। तो इसलिए सदकात पे तवज्जो दें मेरे भाई, चीजें काफी सारी सदकात वगैरह करें और सूरत हाल बेहतर हो सकती है। एक और कॉलर है हमारे साथ, बिस्मा गुजरावाला से। जी बिस्मा, आपका क्या सवाल है? बिस्मा, आपको आवाज आ रही है? ठीक हो गया जी, बिस्मा कॉल ड्रॉप कर गई। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलर्स की लाइन है। अब देखते हैं कि और कौन से कॉलर हैं, कहाँ से ज्वाइन किया है। और अजीम शेख साहब जी, बस कुछ लास्ट मिनट चल रहे, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक चलें जी। शेख साहब, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि कॉल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर वो ली तो फिर हमें टाइम ज्यादा चाहिए होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। माहिर फल्कियात अजीम हनीफ शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे ख़वातीन वज़ात के प्रोग्राम से। मुझे और गज़ल को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।